जरा तुम इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे वर्ल्ड पे हो जहाँ पे अचानक से डेविल्स ने हमला कर दिया और जो ह्यूमैनिटी है वो डार्क एज में जा रही है और उन लोगों से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हंटर की तरह एवेक हो रहे हैं। लेकिन उनमें से तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत टाइम से हंटर अकेडमी में पढ़ तो रहा है लेकिन वो अपनी एबिलिटी को एवेक नहीं कर पा रहा। लेकिन अचानक से तुम्हारे साथ एक ऐसा हादसा होता है कि तुम ठीक मर रहे होते हो और तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हेट्रेट आ जाता है कि तुम्हारा ना आज तक का सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल जो डेविल होता है डीमन स्लेयर उसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और तुम उससे मर्ज हो जाते हो। तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो कि अचानक से डीमन स्लेयर से मर्ज हो जाता है और सारी की सारी जो गवर्नमेंट है ना वो उसी को ही मारने के लिए उसके पीछे लग जाती है। तो आप अपना एमसी क्या करेगा ये तो तुमको स्टोरी में पता चलेगी, तो इसलिए ज्यादा टाइम की बर्बादी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टोरी की स्टार्ट होती है और अपना जो एमसी होता है हमें बता रहा होता है कि ये 20 साल जा चुके हैं जब ये जो डीमन हमारे वर्ल्ड पे आए थे और ये लोग बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे और ये लोग बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर के किलिंग का कारण थे और इनके आने से जो लार्ज नंबर के ह्यूमन थे वो भी इनका खाना बन गए। लेकिन आजकल के दिन में इनको मारना और हंट करना एक तरह से पेशा बन चुका है और जो लोग इसको करते हैं उनको कहा जाता है हंटर्स। और ये जो ह्यूमंस है उनको मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करवाने के लिए बहुत सारी जो एकेडमी है वो बहुत सारी जगह पे स्टैब्लिश की गई है ताकि उनको ट्रेनिंग दे सके जिससे वो मॉन्स्टर्स को किल कर सके। और यहाँ पे जिनके पास पावर होती है उनको एक हाई स्टेटस के साथ वेलकम किया जाता है। लेकिन मैं फेंग चैंग, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैं ये जो एकेडमी है वहाँ पे 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन स्टिल अभी तक मैं अपने एक भी पावर को एवेक नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए वो लोग मेरे को इस एकेडमी का सबसे ज्यादा वीकेस्ट बंदा कहते हैं। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पिटा हुआ होता है और किसी जगह पे बंधा हुआ होता है और वो सोचा होता है कि डैम इट, मैंने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया मैं ग्रेजुएशन के पास आ चुका हूँ लेकिन स्टिल मैं अभी भी बुली होता हूँ। हम तभी देखते हैं एक येलो वाला बंदा होता है जो एक बेसबॉल बैट लेता है और सीधा अपने एमसी के मुंह पे मारता है और वो बहुत ज्यादा जोर से हंसते हुए कहता है कि फेंग चैंग, हाँ तुम सच में एक रियली टफ गाय हो और मैं तुमको आधे घंटे से पीट रहा हूँ फिर भी तुम अभी तक जगे हुए हो। और जो एकेडमी के रूल है उसके हिसाब से अगर तुम ग्रेजुएट नहीं होते हो तो तुम एक हंटर नहीं बन सकते। और हम देखते हैं उसके साथ और भी 2 बंदे होते हैं जो कि उसके चेले होते हैं और वो कह रहा होता है देखो इस बंदे को, ये अभी तक हमें जो पावर है उसको एवेक नहीं कर पाया है और इसीलिए ये अभी एक हंटर नहीं बन पाएगा और इसको ये जो साल है उसको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। तो अपना जो एमसी होता है ना उसको कहता है कि चांद त्यानियो, ये मत सोचना कि तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो क्योंकि तुमने जो अपनी पावर है उसको एवेक कर लिया है। और इस समय पता चलता है जो अपने येलो वाला बंदा होता है उसका नाम होता है चांद त्यानियो, जिसको मैं त्यानियो ही कहूंगा। उसके बाद हम अपने त्यानियो को देखते हैं जो कि अपने एमसी के ऊपर हमला कर रहा होता है और उसको कहता है कि मुझे माफ कर देना कि तुम तभी ग्रेट हो सकते हो जब तुम्हारे पास पावर हो और वीकलिंग्स वो भी तुम्हारी तरह जिनके पास कोई पावर नहीं होती वो तो बस जमीन में रोंदे जाना ही डिजर्व करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो अपने आंखें तक बंद कर चुका होता है, उसको लग रहा होता है कि अभी जो त्यानियो है उसको पेलेगा, लेकिन तभी वहां पे एक एआर का प्रेशर आता है और हम देखते हैं वो जो तीनों लोग होते हैं ना अपने एमसी से बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। हम देखते हैं कि वहां पे एक लड़की आई होती है और उनको कहती है कि ये कितना फन है ना अपने क्लासमेट को बुली करना, तुम लोग कितने ज्यादा बोरिंग हो। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसको देख के सोचा होता है कि ये लीन योंग हुई है और ये हमारी क्लास की प्रेसिडेंट है और इसके साथ साथ ये इस एकेडमी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और इसके साथ ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जो कि मेरे साथ ही बड़ी हुई है। उसके बाद हम अपने त्यानियों को देखते हैं जो अपने दोनों चेलों के सहारे उठ रहा होता है और अपने लीन से कहता है कि लीन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के बेकार कचरे की मदद करने की। और उनकी बातों को सुन के जो अपनी लीन होती है ना उसको बहुत ज्यादा खतरनाक लुक देती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसके बाद तो अपने पावर को शो ऑफ करती है और जिसको देखिए ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। और जो त्यानियो होता है वहां से भागते हुए अपने एमसी से कहता है कि फैंग आज तुम बहुत ज्यादा लकी थे। और उनके जाने के बाद जो अपनी लीन होते हैं ना अपने एमसी को चेंज को काट डालती है और जो अपना एमसी होता है ना वो छूटने के बाद उसको थैंक यू कहता है और जो अपनी लीन होती है उसको कहते हैं कि ग्रेजुएशन एग्जाम बस 1 महीने में और तुमने स्टिल अभी तक अपनी जो पावर है उसको एवेक नहीं किया, क्या तुम इस साल को भी रिपीट करने वाले हो? और जो अपना एमसी होता है ना उसको कहता है कि ये इम्पॉसिबल है रिपीट करना, मेरी जो कंडीशन है ये इसको अलाउ ही नहीं करती। और जो अपना एमसी होता है ना वो सोचा होता है कि 5 साल पहले मेरे जो पेरेंट्स थे वो एक डीमन अटैक पे मर गए और उस दिन के बाद मेरी जो सिस्टर है उसने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे उठा ली और मुझे अच्छे से ट्यूशन करवाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती है और एक एक पैनी जोड़ के रखती है ताकि हम अच्छे से रह सके और इसीलिए 1 और साल मेरे एकेडमी में उसको पे करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उदास होकर अपने लीन से कहता है कि अगर मैं अपनी पावर्स को एवेक नहीं कर पाया हंटर के लिए तो मैं जो एकेडमी है उसको क्विट कर दूंगा। अपने जो लीन होते हैं ना ये सब सुनकर अपने हाथ को ना साइड में जो दीवार होती है जो भी होता है उसमें जोर से पीटती है और कहती है कि ये सब मत कहो और अभी तुम्हें हार माननी नहीं चाहिए, अभी स्टिल 1 महीना बचा हुआ है जो ग्रेजुएशन एग्जाम उसको होने में और तुम्हारे पास अभी भी 1 महीने का टाइम है जिसमें तुम अपनी जो पावर उसको एवेक कर सकते हो। तो उसके बाद वहां से जाते हुए अपने एमसी से कहती है अगर तुमने ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले अपने पावर को एवेक नहीं किया तो तुम अपने पूरी जिंदगी के लिए एक यूजलेस लूजर रहोगे। उसके बाद जो लीन होती है वहां से चली जाती है और अपने जो एमसी होता है उसको देख के सोचा होता है कि जो लीन है वो अभी भी उतनी ही शार्प है जितनी वो बचपन में हुआ करती थी। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है मोटिवेट हो जाता है और सोच जाता है कि हाँ वैसे भी कोई रास्ता नहीं है पीछे हटने का, तो मुझे
एंड तक फाइट करनी पड़ेगी। और उसके बाद अपना जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना एमसी ना सिटी के अंदर भाग रहा होता है और सोचा होता है मुझे घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर मैं अपने एकेडमी में सबसे ज्यादा वीकेस्ट बंदा हूँ तो फिर भी मैं अपने पावर को क्यों एवेक नहीं कर पा रहा। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक एलाइट बनूं जैसे कि लीन है। हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है और वो सोचा होता है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग को डबल करनी होगी और जब मैं रियलाइज कर लूंगा अपनी बॉडी के पोटेंशियल को तब मैं अपनी जो पावर है उसको एवेक कर लूंगा। और अपना एमसी जो होता है ना ये सब सोच के आ ही रहा होता है कि उसके सामने दो बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि भागो यहाँ से, जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे आ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं पे एक छोटी लड़की ना भाग रही होती है और हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और जो अपना एमसी होता है ना इसको देख के पूरा शॉक हो जाता है और कहता है क्या एक मॉन्स्टर, ये तो इस सिटी का मोस्ट वांटेड मॉन्स्टर है जो डी क्लास का है, इसका नाम है डीमन ब्लेड। और उसी टाइम पे हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और जो अपना एमसी होता है ना उसको देख के वहाँ पे सीधे दौड़ के जाता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने वहाँ पे हमला कर दिया होता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना सही वक्त उस लड़की को उठा के वहाँ से भाग रहा होता है और वो सोचा होता है कि मैं सच में पागल हूँ, मैं अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाया किसी को बचाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना वो हंसते हुए गुर्रा रहा होता है, उनके पास दौड़ के आ रहा होता है और हम देखते हैं वो ना अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है और अपना जो ब्लेड है ना उसके पेट में घुसेड़ देता है। और जो लड़की होती है ना वो भी देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि बड़े भाई आप। और जो अपना एमसी होता है वो तो डर से चिल्ला रहा होता है और तभी उसको कहता है कि भागो यहाँ से। और जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं किसी को बुला के लाती हूँ जो कि आपकी मदद कर सके। और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना वो अपने एमसी को ऊपर उठाता है और उसके बाद उसको बहुत दूर फेंकता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो जाके सीधे दीवार पे लगता है। और हम देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है ना उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, उसके पेट में बहुत बड़ा छेद होता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रही होती है और वो खांसते हुए सोचा होता है कि मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ कि मैंने ये सोचा कि जो ह्यूमन है वो एक हीरो बन सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी को इस हालत में देख के जो अपना डीमन होता है ना बहुत जोर से हंसता है और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि ये साला कमीना डीमन मुझे देख के इतना हंस रहा है, मुझे डर है कि मैं ऑलरेडी इसकी आंखों में कोई खाना ना दिख रहा हूँ। हम देखते हैं वो जो डीमन होता है अपने एमसी के पास आ रहा होता है, जो अपना एमसी होता है सोचा होता है अभी कोई चांस नहीं है फाइट बैक करने का। और तभी हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना अपने एमसी की छाती पे लात मारता है और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि यही होता है डिफरेंस पावर लेवल पे, मैं कितना ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ और मुझे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि मैं इस तरह से मर रहा हूँ। मैं तो अभी तक एक हंटर भी नहीं बना और मैं अभी तक तो स्ट्रांग भी नहीं बना जितनी की लीन है और मैंने अपने सिस्टर को भी एक बेटर लाइफ नहीं दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूँ और मैं इस ब्लेड को मारूं, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा और इसको मारूंगा। और ऐसे करके वो चिल्लाता रहता है और तभी उसको एक आवाज कहती है कि तुमने एवेक कर लिया एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को कि तुम्हें इसको मरने से पहले मारना है और तुम्हें ट्रिगर कर लिया एक ऐसे हिडन कंडीशन को जिसे तुम मर्ज हो सकते हो डीमन स्लेयर से। तुम्हारी जो जिंदगी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और क्या तुम विश करते हो डीमन स्लेयर से मर्ज होने की। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना जैसे ही अपने आंखें खोलता है देखते हैं किसी और जगह पे है और वो कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ और ये कौन मुझसे बात कर रहा है और ये डीमन स्लेयर से मर्ज होना इसका मतलब क्या हुआ। तभी हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसको एक हाथ पकड़ता है, देन एक और भी हाथ होता है उसके मुंह को पकड़ता है और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे हाथ आते हैं जो कि अपने एमसी को पकड़ने लगते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो मतलब बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है और सोचा होता है आखिरकार ये प्लेस कौन सी है और ये क्या आफ्टर लाइफ है। तभी वो जो आवाज होती है ना वो कहती है कि डेंजर वार्निंग, बस 10 सेकंड ही बचे तुम्हारे लाइफ के। और तभी देखते कि एक बहुत बड़ा हाथ आता है अपने एमसी के ऊपर, वो कहता है कि फिर से क्या तुम डेमन स्लेयर से मर्ज होने की विश करते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है क्या मेरे पास स्टिल अभी भी एक चॉइस है। और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास बस अभी एक ही चांस बचा हुआ है। और उसके बाद वो उस उंगली पे टच कर देता है उस बड़े हाथ के और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके साथ मर्ज होने की। और तभी जो आवाज होती है वो कहती है कि मर्ज सक्सेसफुल हो चुका है, अभी तुमने जो डीमन स्लेयर की पावर है उसको गेन कर लिया है। और उसके बाद देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसके साथ मर्ज होने लगता है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है ना अपने एमसी को मार ही रहा होता है कि अपनी जो एमसी की बॉडी होती है ना उसमें कुछ हलचल होती है और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा ब्लास्ट होता है और जो मॉन्स्टर होता है ना वो बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो ब्लास्ट है ना उनमें से अपना एमसी उठता है जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो बदल रहा होता है और इसको देख के जो अपना मॉन्स्टर होता है ना वो भी पूरा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि अपने एमसी के हाथ पैर पूरी बॉडी चेंज हो जाती है और तभी वो जो आवाज होती है वो कहती है कि डीमन स्लेयर का जो फॉर्म है वो एक्टिवेट हो चुकी है। और उसके बाद हम पहली बार अपने एमसी को डीमन स्लेयर के फॉर्म में देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि देखो जरा मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं भी एक डीमन हो चुका हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है अपने सर को पकड़ता है और वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरा खुल चुका है, मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो जो डीमन होता है ना वो अपने एमसी की तरफ सीधे दौड़ के आ रहा होता है उसको हमला करने के लिए और अपना एमसी ना उस डीमन को देख लेता है और उसी वक्त उसके सर पे ना वो जो आवाज होती है फिर से कहती है एनिमी को मार डालो, एनिमी को मार डालो। और हम देखते हैं वो डीमन अपने एमसी के ऊपर जैसे ही हमला करता है ना अपने एमसी उसके दोनों ब्लेड्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको सीधे दूर फेंकता है। और हम देखते हैं जो डीमन होता है ना जमीन में घिसटते हुए जा रहा होता है और उसकी जो हालत होती है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं घिसट ही रहा
क्या होता है कि जो अपने एमसी होता है ना सीधे उसके पास आ जाता है, उसके गर्दन को पकड़ के उसको सीधे सामने वाली जो दीवार है उसमें फेंक के मारता है। और हम देखते हैं उसने इतनी जोर से मारा होता है, दीवार भी टूट चुकी होती है और जो मोस्टर होता है बहुत जोर से चिल्लाता है दर्द में। और उसके बाद तो ना वो सीधा अपने एमसी की तरफ अपने ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है और देन उसको कहता है कि स्लो हो, और उसको एक पंच मार के कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है ना फिर से बहुत ज्यादा दूर जाके नीचे गिरता है। उसके बाद हम और दो बंदों को देखते हैं जिनकी खुद की फट रही होती है, फिर भी वो लोग ना उस फाइट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और एक बंदा कह रहा होता है क्या मैं सही हूँ कि एक डीमन दूसरे डीमन को मार रहा है, और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अबे यार इसको तो देख के बिलीव ही नहीं हो रहा। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उन दोनों बंदों को देख लेता है, और जो बंदे होते हैं ना उन्होंने जैसे देखा कि अपना एमसी ना उनको देख चुका है, उनकी पूरे फट चुकी होती है और वो कह रहे होते हैं क्या क्या ये सब खत्म हो चुका है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसके माइंड में वो वापस फिर से कहती है उन ह्यूमंस को मार दो जिन्होंने तुम्हें देख लिया है। जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि ये स्ट्रेंज वॉइस वापस से आ गई, और तभी वो जो वॉइस होती है ना दोबारा से वही चीज बार बार कहने लगते हैं कि उन ह्यूमंस को मार दो जिन्होंने तुम्हें देख लिया है, उन ह्यूमंस को मार दो जिन्होंने तुम्हें देख लिया है। और ऐसे करके वो बस उसके दिमाग में बस रिपीट होती जा रही होती है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो उन दोनों बंदों को चिल्ला के कहता है कि हे तुम दोनों अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अपने एमसी की बातों को सुन के एक बंदा पहले ही वहां से भाग रहा होता है और कहता है कि भागो यहाँ से, और दूसरा बंदा कहता है कि अरे रुको तो मेरे लिए रुको, और उसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उनको देख के सोच रहा होता है कि डीमन स्लेयर से मर्ज होने के बाद भी मैं अपनी जो ह्यूमैनिटी है उसको बनाए रखूंगा। तो उसी वक्त हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना फिर से वहां से उठ जाता है और सीधा अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है और कहता है कि एक पंच भी यूज हो सकता है एनिमी के खिलाफ। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसको एक पंच मारता है जिससे हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। भाई ऐसा वैसा नहीं कि वो वहीं पे मर जाता है, बेचारे के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं। और उसके बाद वो जो आवाज होती है ना वो कहती है कि तुमने डीमन ब्लेड को मार दिया है और तुमने जो उसकी एबिलिटी है हैंड स्वॉर्ड उसको लूट लिया है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो डीमन ब्लेड के जो ब्लेड्स होते हैं ना उसी की तरह ब्लेड अपने एमसी के हाथों में भी उग जाते हैं। और जो अपना एमसी होता है कह रहा होता है कि जब तुम एक डीमन को किल करते हो तो तुम उसकी जो फाइटिंग पावर होती है उसको लूट लेते हो। अच्छा तो इसको कहा जाता है डीमन स्लेयर। और क्या इसका मतलब ये है कि दूसरों को किल करना और उनकी फाइटिंग पावर को लूट लेना। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो सोच रहा होता है मैंने बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई किया था अपनी जो एबिलिटी है उसको अवेक करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं जैसे ही डीमन स्लेयर से फ्यूज हो गया मैंने अपनी पहली जो एबिलिटी है उसको अनलॉक किया, वो भी बस एनिमी को किल करके। उसी टाइम पे वो जो आवाज होती है वो कहती है कि तुम्हारा जो डिजायर था मारने का वो डिसअपियर हो चुका है और तुम्हारी जो ह्यूमन फॉर्म है वो रिस्टोर की जा रही है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो अपने ह्यूमन फॉर्म में दोबारा आ रहा होता है, और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है जब मैं फाइटिंग के बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ तो मैं अपने पुराने ह्यूमन वाले फॉर्म में रिटर्न आ सकता हूँ। फिलहाल इन सब बातों के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरी जो ये लड़ाई थी उसकी जो साउंड थी बहुत ही ज्यादा लाउड थी, पक्का किसी न किसी हंटर ने तो इसको सुन लिया होगा। अगर उन्होंने फाइंड कर लिया मेरे डीमन स्लेयर के सीक्रेट को तो मुझे पक्का अरेस्ट कर लेंगे रिसर्च के लिए, और इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कभी रिवील नहीं करूंगा। तो उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डॉक्सव्यू सिटी की तरफ, और वहाँ की एक गली पे अपना एमसी जा रहा होता है। और उसके बाद वो अपने घर में जाता है, तो उसके बाद वो दरवाजा खोलता है और कहता है कि बहना मैं वापस आ गया। और उसकी जो बहना होती है ना वो अपने एमसी को कहती है कि फैंग आखिर तुमको इतनी देरी क्यों हुई। और वो जैसे ही देखते हैं अपने जो एमसी के कपड़े वो फटे हुए हैं और उसके पास दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि रुको जरा क्या तुम्हें हर्ट हुआ है। तो अपना एमसी होता है ना हंसते हुए उसको कहता है कि यार मेरी चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, मुझे बस रास्ते में एक डीमन ने अटैक कर लिया था और मैं बहुत ज्यादा लकी था कि मैं वहां से भागने में कामयाब हो पाया, लेकिन जो मेरे कपड़े थे वो ठीक नहीं रहे। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि लकीली मेरी जो इंजरीज थी वो डीमन स्लेयर से फ्यूज होने के बाद ऑटोमेटिकली हील हो गई थी। और हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है ना बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और उसको कहती है कि सच में तुम्हें आगे से ख्याल रखना चाहिए और तुम ये बिल्कुल भी मत भूलो कि हमारे जो मॉम एंड डैड थे अपने काम से घर वापस आते समय रास्ते पे डीमन के हाथों मारे गए थे। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है उसको कहता है कि मुझे पता है और आप मेरी चिंता मत करो। और उसके बाद उसकी जो बहन होती है ना वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि लो फिलहाल के लिए हम उन सैड चीजों के बारे में बात नहीं करते और मैं तुम्हारे डिनर को प्रिपेयर कर देती हूँ। देखो यार इन दोनों के बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ये उसकी बड़ी बहन है, तो मैं आपसे इसको बहना से ज्यादा ना दीदी कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि ये उसमें ज्यादा सूट हो रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको कहता है कि थैंक यू दीदी, और उसके बाद वो नहाने चला जाता है। और उसके बाद वो नहा के जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि उसके सामने उसका जो डिनर है वो रेडी होता है, और उसको जैसे ही देखता है ना उसकी आंखें पूरी चमक जाती है और वो कहता है क्या क्या ये बीफ रामेन है। और जो उसकी दीदी होती है वो कहते हैं कि हाँ जल्दी से इसको खा लो। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको खाने लगता है और वो कहता है कि दीदी क्या आपने डिनर कर लिया। और जो उसकी दीदी होती है वो थोड़े से घबराते हैं उसको कहते हैं कि अरे हाँ मैं जब काम पे थी ना तो मैंने कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खा लिया था। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना उसको गुस्से से चिल्लाया कहता है कि आप हमेशा से ऐसी थी, जो एक्सपेंसिव फूड है वो आप बस मेरे लिए रख देती थी और अपने बारे में कभी नहीं सोचती थी, और क्या ये आप बस अपने लिए नहीं कर सकती, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि उसकी जो बहन है ना उसकी आंखों से आंसू आ चुके होते हैं और उसको कहती है कि मैं ये सब खुशी से करती हूँ, तुम मेरे खुद
खुद के भाई हो, मेरी एक लौती फैमिली, और इस पूरी की पूरी दुनिया में तुम बस ऐसे लौते इंसान हो जिसकी मैं केयर करती हूँ। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना, अपनी जगह से उठता है और अपनी बहना से कहता है कि दीदी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं आपसे पैसे कमाऊंगा और मैं ये जो घर है उसको भी चेंज करूंगा और आपको एक बेटर लाइफ दूंगा। और उसकी बात को सुन के जो उसकी दीदी होती है ना, वो भी शौक हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसकी जो बहन होती है ना, वो उसको मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम ये कर सकते हो फैंग, मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो खुश हो जाता है। और उसके बाद जो उसकी बहना होती है उसको कहते हैं कि फैंग तुम अपना जो खाना है उसको खत्म कर लो, मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ। और उसके बाद देखते हैं उसकी जो बहन होती है वो बर्तन धो रही होती है और सोच होती है कि फैंग पहले से और भी ज्यादा मैच्योर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो सच में अभी बड़ा हो चुका है। और मैं होप करती हूँ कि वो ग्रेजुएट होकर एक क्वालिफाइड हंटर बन जाए। ये बात हम अगले दिन में देखते हैं। अपना जो एमसी होता है ना, वो खाना खत्म कर चुका होता है और अपने फोन में चेक करके सोचा होता है कि कल वीकेंड है और कल का मैं एडवांटेज ले सकता हूँ इस टाइम का, मैं हंटिंग के लिए जा सकता हूँ और इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। और मैंने जो हंटर यूनियन है उनके ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पे लॉग इन कर लिया है और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा डीमंस की इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो एक मॉन्स्टर को चूज करता है और उसको ओपन करता है। हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसका नाम होता है ऑक्टोपस और वो ई रैंक क्लास का होता है और उसका जो बाउंटी होता है वो 3000 येन होता है पर डीमन का। और इसमें ना सारे तरह के हंटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वैलिड रहने वाली है। और ये जो मॉन्स्टर है ना, ये एबेंडेंट ऑफिस पार्क में होता है। और जो अपना एमसी होता है इसको देख के सोचा होता है ऑफिस पार्क, ये तो मेरे घर से बस 10 किलोमीटर दूर है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक ई क्लास का डीमन है जिसको कि मारने पे पर डीमन के 3000 येन मिलते हैं। और मैं अपने जो डीमन स्लेयर की जो एबिलिटी है उसके साथ इससे बहुत ही ज्यादा आसानी से फाइट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डीमंस को मारूंगा डीमन स्लेयर के फॉर्म में, तो ये एक तरह से टाइम बॉम्ब की तरह होगा और ये हमेशा ट्राई करता है मेरे माइंड को कंट्रोल करने का, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह। और अगर मैंने इसको प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो ये जो मेरी बॉडी है उसको टेक ओवर कर लेगा। हाँ, वैसे भी इस वर्ल्ड पे कोई भी चीज आसान नहीं होती और मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और पहले चलो कुछ पैसे बना लेते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर लेते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पे जो अपना एमसी था ना, उसने डीमन ब्लेड के साथ लड़ाई की थी। उस जगह पर तहस नहस हो चुकी होती है और जगह को सील किया होता है। और हम देखते हैं कि उस जगह पे ना एक टीम इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और उसको दो बंदे देख रहे होते हैं। और जो व्हाइट वाला बंदा होता है ना, वो अपने साइड वाले बंदे से पूछता है क्या तूने जो नेबरहुड है उसका कैमरा चेक किया। और जो बंदा होता है वो कहता है कि जब डीमन ब्लेड अपीयर हुआ था तो उसने जो कैमरेज थे नेबरहुड के उस सबको डैमेज कर लिया था, इसलिए वहाँ पे कोई क्लू ही नहीं बचा। उसके बाद व्हाइट वाला बंदा कहता है कि जाके जो विटनेस है उनको कलेक्ट करो और जो क्लू है उसको इन्वेस्टिगेट करो, हमें जल्दी से ये पता लगाना होगा कि आखिरकार इस डीमन ब्लेड को मारा किसने। और उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है ना, उसको हाँ करके वहां से निकल जा रहा होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये इतना ज्यादा उदास क्यों है, शायद जो व्हाइट वाला बंदा होगा इसको कुछ ज्यादा ही काम करवाता होगा, इसीलिए शायद इतना उदास होगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपने व्हाइट वाला बंदा होता है वो सोचा होता है कि कोई ऑर्डिनरी हंटर कभी भी डी क्लास के डीमन के ब्लेड को नहीं तोड़ सकता। और तो और हमें जो इस फाइटिंग सीन में जो ट्रेसेस मिले हैं उनसे ये लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी थी जो कि इस डीमन से लड़ रही थी वो भी एक डीमन थी। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है ट्रेन पे कहीं जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि जो अपना एमसी है उसी जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है वो मिलने वाले हैं। और अपना एमसी जो होता है ना, वो आगे जा ही रहा होता है कि उसके पीछे जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो आ चुके होते हैं। और जो अपना एमसी होता है ना उसको पता नहीं होता कि उसके पीछे मॉन्स्टर है और वो देखता है कि वहाँ पे 2 डेड बॉडी पड़ी है और उसको देख के सोचा होता है कि ये हंटर्स की डेड बॉडी, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत पहले से ही मरे हुए हैं। और इनकी जो छाती है उसमें बहुत ही बड़े बड़े सुराग हैं और ऐसा लग रहा है कि जो डीमन है उन्होंने उसके अंदर की जो ऑर्गन्स है उनको खा लिया है। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है उसको कुछ फील होता है और वो सोचा होता है कि क्या ये डेंजरस ऑरा। और वो जैसे पीछे पलट के देखता है ना, वो देखता है कि पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं, उन सबके हाथों में हथियार होता है। और क्या तुमने एक और चीज नोटिस की, ये जो मॉन्स्टर है ना उनके भी छाती में बड़े बड़े होल हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इन्होंने जिन जिन हंटर को अभी तक मारा है उनकी बॉडी को इन्होंने पोजेस कर लिया है और उसी के साथ अपने एमसी के साथ ये लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने हाथ को पकड़ के सोचा होता है कि फाइनली ये लोग अपीयर हो गए, ई क्लास का ऑक्टोपस मॉन्स्टर। और ये लोग एक तरह से पैरासाइट की तरह है जो कि ह्यूमन के डेड बॉडी के ऊपर है। और जहां तक लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो तीनों मॉन्स्टर होते हैं ना उसके ऊपर जंप कर देते हैं और हमला कर देते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वहां से जंप करके उनको डॉज करता है और जंप करते हुए सीधे पीछे आ जाता है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि जब से मैं डीमन स्लेयर से मर चुका हूं तब से मैं जो अपनी बस ह्यूमन बॉडी है ना उसको भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूं और इसके साथ साथ मैं अपनी जो डिमोनिक ऑरा है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूं। और इतना सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो तीनों मॉन्स्टर होते हैं ना सीधे उसके ऊपर दोबारा से हमला कर देते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसके माइंड में जो आवाज होती है वो दोबारा से कहती है कि जो एनिमी है वो डिटेक्ट हुए हैं और इसीलिए तुम्हारी जो हैंड शॉट की एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो चुकी है। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना उसके हाथ में उसकी जो प्लेट्स होते हैं ना वो अपीयर हो चुके होते हैं। जो अपना एमसी होता है ना इन सबको देख के शौक हो जाता है और सोचा होता है कि क्या ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए, ये तो एक तरह से एआई प्रोग्राम की तरह है। उसके बाद देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना दौड़ के जाता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और वो सोचा होता है कि चलो टेस्ट करते कि आखिरकार ये कितने ज्यादा पावरफुल है ह्यूमन फॉर्म पे। हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना उसने जो अटैक किया था उससे वो मॉन्स्टर ना एक ही बार में खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं और जो बाकी 2 मॉन्स्टर होते हैं ना सीधा अपने एमसी के ऊपर जंप करके उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उनको भी बड़ी तेजी के साथ
टुकड़े टुकड़े में काट देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर मर चुके होते हैं। और जो अपने एमसी होता है वो सोचा होता है कि मैंने एक भी स्किल नहीं लूटी इन मॉन्स्टर से। ऐसा लग रहा है कि जो ई क्लास के डीमंस होते हैं उनको मारने से कोई बेनिफिट नहीं होता। उसके बाद जो अपने एमसी होता है ना, कोई चीज को देख के पूरा शौक हो जाता है और वो सोचा होता है कि आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा ऑक्टोपस डीमन आ चुके होते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एक एम्बुश, मुझे तो देख के लग रहा था कि ये बस थोड़े से ही है, लेकिन अब मुझे देख के लग रहा है कि ये तो साले एंडलेस हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, उनके साथ फिर से लड़ना चालू करता है, हर किसी को टुकड़ों में काट रहा होता है। और अचानक से दो डीमन अपने एमसी के पीछे आते हैं, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, अपने जो ब्लेड्स होते हैं उससे भी उसके सीने पे बहुत ही बड़ा कट लगाता है, उसको मार देता है। और जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मैं किसी ऑक्टोपस डीमन के नेस्ट पे तो अटैक नहीं कर रहा हूँ। और हम देखते हैं और बिना रुके फिर से उनके ऊपर हमला करना चालू करता है और एक एक को भाई सब्जियों की तरह काट डालता है। हम देखते हैं कि हर जगह पे बस उस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स ही उड़े जा रहे हैं, हर किसी को काट रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उनको काटते हुए सोचा होता है कि मैं इसको बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकता, मैं बस ई क्लास का ही हूँ, अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ अपने डीमन स्लेयर पे तो ये जो लोग हैं ये मुझे घेर के मार डालेंगे। तो हम अगले सीन में देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उनसे भाग रहा होता है, उसके पीछे कुत्तों की तरह वो लोग पड़े होते हैं। और तभी जो अपना एमसी का पैर होता है ना, नीचे से एक टेंटिकल पकड़ लेता है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि डैम इट। और हम देखते हैं उसी तरह का एक और टेंटिकल आता है और अपने एमसी के दूसरे पैर को ही पकड़ लेता है। और उसी टाइम पे उनका जो बॉस है वो वहां पे अपीयर होता है और वो बहुत जोर से हंस रहा होता है और वो कहता है कि जरा देखते हैं तो आखिरकार तुम लोगों ने किसको अपने ट्रैप पे पकड़ा है। और वो अपने एमसी को देखता है और उसको देख के हंसते हुए कहता है कि अरे ये तो बस छोटा सा कीड़ा है, ये तो मेरे दांतों पे भी फिट नहीं होगा। और हमें पता चलता है कि ये एक डी क्लास का डीमन है जिसका नाम है उइस ऑक्टोपस। और अपना एमसी होता है ना, जैसे इसको देखता है वो सोचा होता है कि ये एक डी क्लास का डीमन है, लेकिन इसकी जो ऑरा है वो जो ब्लेड डीमन था उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है ना, अपने चेले को कहता है कि जाके उसको टुकड़े में काट के लाओ मेरे लिए। और जो अपना एमसी होता है ना, ये सुनते ही वो सोचा होता है अगर यहाँ पे और थोड़ी देर तक ऐसा चला तो ये लोग मुझे जिंदा चबा जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी ना, उसके माइंड से दोबारा से वो जो आवाज होती है वो कहते हैं कि एनिमी को मार डालो, एनिमी को मार डालो, एनिमी को मार डालो। और ऐसा वो कहती ही रहती है। और हम देखते हैं जो ऑक्टोपस ने अपने एमसी को ढक रखा था वहां पे बहुत ज्यादा तेज से रेड कलर की लाइट चलती है। और उसके बाद जो आवाज होती है वो कहती है डीमन स्लेयर फॉर्म एक्टिवेट हो चुकी है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना डीमन स्लेयर पे आ चुका होता है और वो कहता है कि क्योंकि तुमने फोर्स किया मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो मैं तुम्हें जो मरने का इंटेंस पेन होता है ना वो फील करवाऊंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, सबको काटते हुए से जो बॉस मास्टर है ना उसकी तरफ आ रहा होता है। और अपने एमसी को इस तरह से डीमन में बदलता हुआ देख के वो जो बॉस होता है वो कहता है कि आखिरकार कोई ह्यूमन कैसे एक डीमन में बदल सकता है। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उनको काटते हुए कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी ई क्लास के डीमंस को खत्म करूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जो सिंपल विश है उसको भी पूरा कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं उनका जो बॉस होता है ना अपने एमसी को देख के बहुत जोर से हंसता है और वो कहता है कि तुम्हें एक डीमन बॉडी मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार ये है क्या। ऐसा लग रहा है कि एक बॉडी के अंदर एक चींटी रह रही है, कितना फनी है। तो उसके बाद जो अपना एमसी होता है उसकी बातों को सुन के वो कहता है कि डीमन वो भी तुम्हारे जैसा, जो कि समझता है कि वो इस दुनिया से भी ऊपर है, वो कभी भी नहीं समझ सकता। और उसका तो अपने ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे कि आखिरकार जो ह्यूमन है उनके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट है सर्वाइव करना। तो उसके बाद हम अपने डीमन को देखते हैं जो कि अपने एमसी के अटैक को ना अपने डंडे से रोक चुका होता है और उसको दूर फेंक के कहता है कि इतना भी बुरा नहीं था, तुम्हें एक्चुअली में कुछ ट्रिक्स पता है। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो डीमन होता है ना अपने एमसी की तरफ अपने टेंटिकल से अटैक करता है और कहता है कि लेकिन कितना बुरा है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और हम देखते हैं उसने अपने एमसी को अपने टेंटिकल से पकड़ लिया होता है और उसको कहता है कि पकड़ लिया, अब मैं तुम्हारे जो डबल स्वॉर्ड है उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिनके ऊपर तुम्हें इतना ज्यादा प्राउड है और जिससे तुम फाइट करते हो। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से उसको दबाता है और उन स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और जो अपना एमसी होता है उनको देख के सोचा होता है कि डैम इट, अगर ये स्वॉर्ड एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके बाद मैं इसको कुछ टाइम तक यूज नहीं कर सकता। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो बॉस होता है ना अपने एमसी को नीचे पटक देता है और उसके बाद अपनी जो टेंटिकल है उससे उसको धड़ाधड़ पीटे जा रहा होता है और उसको कहता है कि वो कमजोर होते हैं, वो हमेशा कुचले जाना ही डिजर्व करते हैं और ये एक ब्लडी रियलिटी है। उसके बाद जो अपना डीमन होता है ना अपने एमसी को बहुत दूर फेंक देता है और अपना जो एमसी होता है ना वहां से उठते हुए सोचा होता है कि ये जो ऑक्टोपस है ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है उस ब्लेड से जिसको कि मैंने पहले ढूंढा था, और ये बहुत ही ज्यादा चौकन्ना है और ये हेड ऑन फाइट से ज्यादा मिड रेंज की फाइट में अच्छा है। मुझे जल्दी से जल्दी इसकी कोई ना कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी और इसको मानना होगा। ये सब अपना एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो डीमन होता है ना सीधा अपने एमसी के पास दौड़ के आता है, उसके ऊपर हमला करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में सोच रहे हो और तुम्हारा जो एरोगेंट था वो कहाँ पे चला गया। हम देखते हैं हमारा जो एमसी होता है ना उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाद वो उसके आंखों में देखता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी आंखें ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, ये उसकी वीक पॉइंट हो सकती है। और वैसे भी आंखों में धूल झोंकना एक तरह से लड़ाई का इफेक्टिव तरीका ही होता है और ये एक सरप्राइज अटैक भी हो सकता है इसके लिए। और ये इतना ज्यादा तो अच्छा नहीं है, फिर भी ये ऑक्टोपस के अगेंस्ट तो काम आ ही सकता है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना सीधे जो धूल होती है ना उसमें लात मार के अपने ऑक्टोपस की आंखों में डाल देता है और जो ऑक्टोपस होता है वो चिल्ला कहता है कि तुम साले कमीने, और वो अपने आंखों को साफ करने लगता है। और जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है कि तुम्हारे से डीमन के अगेंस्ट में मैं कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके बाद वो दौड़ गया जाता है और अपना जो डीमन होता है ना उसके पेट में
बहुत ही जोर से मुक्का मारता है, इससे वो जो डीमन होता है ना बहुत जोर से चिल्लाता है दर्द में, और वो कहता है कि ये दुख है, मुझे इस घिनौने बॉडी से जल्दी से निकलना होगा। और उसके बाद वो उस बॉडी से निकल रहा होता है, और जो अपना एमसी होता है ना वो उसको देख के सोच रहा होता है आखिरकार ये कैसे अपने ब्रेन को अपनी बॉडी से सेपरेट कर सकता है। उसके बाद वो जो डीमन होता है ना उसकी मुंडी को अलग करके वहां से भाग रहा होता है कि जो अपना एमसी होता है ना वहाँ पे एक भाला पड़ा होता है, उसको उठाता है तो कहता है कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना ही मत। और उसके बाद वो जो भाला होता है ना सीधा उस डीमन की मुंडी पे घुसेड़ देता है। हम देखते हैं कि उससे वो जो डीमन होता है ना वो मरता नहीं है, और वो सोचा होता है कि लकीली मेरा जो ब्रेन है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और मुझे यहाँ पे मरे रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी जो फर्टिलिटी है उसको फिर से रिगेन कर सकूं। और तुम स्टूपिड इंसान, तुम मेरे मरने का बस वेट करते रहो। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो उसी डीमन के सामने उसी का हथियार लेके खड़ा होता है, और वो सोचा होता है कि अपना जो गार्ड है ना वो कभी भी डाउन ना करो, इवन तुम्हारा एनिमी हार ही क्यों ना गया हो, इसलिए मुझे इससे प्रॉपरली तरीके से डील करना पड़ेगा। और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है, और जो डीमन होता है वो कहता है कि तुम साले कमीने। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो डीमन मर चुका होता है, उसकी जो एबिलिटी होती है ना अपने एमसी के हाथ में होती है, और तभी वो जो आवाज होती है वो कहती है कि तुमने किल किया विस ऑक्टोपस को, और तुमने जो उसकी एबिलिटी है टेंटिकल उसको लूट लिया है। और जो अपना एमसी होता है ना वो सोचा होता है आखिरकार ये किस तरह की स्ट्रेंज एबिलिटी है, लेकिन मैं इसको किसी एनिमी के साथ भी फाइट करने के लिए यूज कर सकता हूँ, और किसी ऊंची जगह पे चढ़ने के लिए एक रोप की तरह भी यूज कर सकता हूँ। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो आवाज होती है वो कहते हैं कि तुम्हारी जो डिजायर थी मारने की वो खत्म हो चुकी है, और अभी तुम्हारा जो ह्यूमन फॉर्म है वो फिर से रिस्टोर हो रहा है। दोबारा से ह्यूमन बनने के बाद जो अपना एमसी होता है सोचा होता है कि मेरी बॉडी दुख रही है, इस बार जो डीमन स्लेयर है उसने मेरी बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है उसको ट्रिगर नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है, और उस ऑक्टोपस को देख के सोचा होता है कि इससे जीतना इतना आसान नहीं था, और फॉर्चुनेटली मैंने एक डी रैंक के विस ऑक्टोपस को खत्म कर दिया, और उसकी जो कीमत होगी वो बाकी नॉर्मल ऑक्टोपस से बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ चीज को देख पूरा शौक हो चुके होते हैं। एक लड़की कह रहे होते हैं कि आखिर उसको देखो वो क्या है, और एक बंदा तो भाई उसको देख के उल्टी ही कर रहा होता है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो उन सारे के सारे ऑक्टोपस की जो मुंडी होते हैं ना उसको अपने पीठ में बांध के आ रहा होता है, और उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है मुझे पता होना चाहिए था जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है उसको बचाना नहीं चाहिए था, और वैसे भी जो ऑक्टोपस की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, नहीं तो मैं एक कैब बुक कर ही लेता। और उसका तो चल के जाता है बिल्डिंग के पास आता है और कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हंटर गिल्ड है जहाँ पे मैं अपनी बाउंटी को रिसीव कर सकता हूँ। और उसके बाद वो उसके अंदर चले जाता है जहाँ पे देखते हैं बहुत सारे हंटर्स होते हैं, और अपने एमसी उनको देख के सोचा होता है कि कितना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बाउंटी होंगे। और ऐसा ही सोच सोच के अपना एमसी वहाँ पे घूम रहा था, तभी हम देखते हैं कि उसको ना दो बंदे देखते हैं, और अपने एमसी के पीठ पे इतने सारे ऑक्टोपस की मुंडी देख के एक बंदा कह रहा होता है कि जरा तो देखो उस बंदे को, उसके पीठ में क्या उइसमैन ऑक्टोपस है जो कि एक डी रैंक का डीमन है। और उनकी बातों को अपने एमसी सुन लेता है, और उनकी तरफ देख के वो सोचा होता है ये लोग हंटर यूनियन के इन्वेस्टिगेटर हैं, और एक्चुअली वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो जो दो बंदे होते हैं अपने एमसी के पास आ जाते हैं, और एक बंदा कहता है आखिरकार कैसे कोई पावरलेस दिखने वाला एक स्टूडेंट एक डी क्लास के डीमन को मार सकता है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जरूर तुमने किसी का शिकार चुराया होगा। और उनकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है उससे पूछता है कि क्या कोई स्टूडेंट किसी डीमन से फाइट नहीं कर सकता। और अपने एमसी की इस बातों को सुन के जो पहला बंदा होता है कहता है अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो प्रूव करो, अपना जो हंटर का लाइसेंस है वो मुझे दिखाओ। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोचा होता है यूनियन के रूल के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना वो कभी भी ऑथराइज नहीं होते दूसरे के लाइसेंस को चेक करने का, ये दोनों तो बस चीजों को डिफिकल्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। एमसी ये सब सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो दो बंदे होते हैं ना वो पागलों की तरह अपने एमसी की तरफ झपट्टा मारते हैं, और जो पहला वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये बच्चा इसने डेफिनेटली किसी का शिकार चुराया हुआ है, और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जल्दी से उसका जो शिकार उसको सीज करो। उनको हमला करते हुए देख के जो अपना एमसी होता है ना वो सीधे पीछे हट जाता है, और हम देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो लोग इसको देख लेते हैं, और वो लोग बात कर रहे होते हैं, लगता है कि वहाँ पे फाइट चल रही है। और उसके अंदर एक बुढ़ाऊ होता है, इसको बुढ़ाऊ तो नहीं कह सकते लेकिन ये एक मिडिल एज का इंसान है जहाँ तक लग रहा है, और वो सोचा होता है इसको देख के उसने अपने पीछे इतने ज्यादा हैवी लोड को पकड़ रखा है फिर भी वो कामयाब हो सकता है उन दोनों को डॉज करना, ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी की तरफ जो कि उस बंदे के सामने खड़ा होता है, और जो दूसरा टकला वाला बंदा होता है ना वो कह रहा होता है साले कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। और उसके बाद वो सीधे जाकर अपने एमसी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसके हाथ को पकड़ लेता है, और उसके बाद उसको एक मुक्का मारता है जिससे वो जो बंदा होता है ना वो सीधे जाकर नीचे गिरता है। और हम देखते हैं उसके पीछे वो जो पहला वाला बंदा होता है ना वो भी आ चुका होता है, और वो भी अपने एमसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है, और उसको हाथ को पकड़ के उसको भी नीचे पटक देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों बंदे ना हिल भी नहीं पा रहे होते, नीचे पड़े होते हैं, और जो लोग होते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया मूव थी, और एक और बंदा कह रहा होता है कि ये बच्चा सच में किसी ट्रबल में पड़ने वाला है। तभी उस भीड़ में से ना वो मिडिल एज वाला जो बंदा होता है वो वहां से बाहर आता है, और वो कहता है कि फाइट है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, और मैंने सब कुछ देखा जो भी चीजें यहाँ पे हुई है। ये होता है हंटर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट जियो ताई, और वो कह रहा होता है ये जो ब्लैक हेयर वाला बच्चा है इसके पास पावर है एक डी क्लास के डीमन को मारने की। तो उसको यहाँ पे आया हुआ देख जो टकला होता है चिल्लाया कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ये जो बंदा है ये यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रहा है इसलिए इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये जो बच्चा इसके पास आंखें ही नहीं है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रहा था हंटर यूनियन पे।
दोनों की इस तरह की ओवर एक्टिंग देख के जो अपना एमसी होता है ना, वो भी चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है। और तभी जो अपना ताई होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास आके नहीं है, तुमने इस बंदे की स्ट्रेंथ को नहीं देखा, और तुम ही हो जिसने कि पहले यहाँ पे ट्रबल क्रिएट किया और अभी तुम इसको दोबारा से रिपीट करना चाहते हो। और जो टकला होता है वो कहता है कि लेकिन इतना कहते ही जो ताई होता है उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम दोनों यहाँ से निकाले जाते हो। हंटर यूनियन तुम जैसे फूल्स को खाना नहीं खिलाती। अपने ताई की बात को सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट। और उसके बाद हम देखते हैं जो ताई होता है अपने एमसी के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, क्या तुम्हारे पास कोई आउटस्टैंडिंग हंटिंग एबिलिटी है, राइट? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि एबिलिटी। और उसके बाद वो अपने सर को थोड़ा नीचे करता है और कहता है कि एक्चुअली मेरे पास कोई भी हंटिंग एबिलिटी नहीं है। हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, मन में सोचा होता है कि मैं अपने डिमन स्लेयर वाली एबिलिटी बाहर किसी को नहीं बता सकता। और उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी की बिना एबिलिटी की वाली बात को सुन के वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना पूरा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या कोई एबिलिटी नहीं है? और जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि इसके पास कोई पावर नहीं है, फिर भी इसने 2 स्ट्रॉन्ग बंदों को हरा दिया और भी अपने पीछे इतना ज्यादा लोड लेके, ये तो इम्पॉसिबल है। जो दूसरा बंदा होता है ना उसको तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा यार, वो कह रहा होता है कि जरूर ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और हम देखते हैं कि जो अपना ताई होता है वो एक स्माइल देता है और अपने एमसी के कंधे में हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या? और तभी जो अपना ताई होता है ना उसको लेके जा रहा होता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा जो रिवार्ड है उसको तुम्हें क्लाइम करवा देता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट। और जो लोग होते हैं ना वो उनको जाते हुए देख के बात कर रहे होते हैं। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पर्सनली इस बच्चे को अपने साथ लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना अपने सारे के सारे मुंडियों को वहाँ पे रखता है। और वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है कि मेरा नाम जियाऊ नान है और मैं बाउंटी एक्सचेंज की यूनियन ऑफिसर इन चार्ज हूँ। और हम देखते हैं कि वो मतलब टेलीकाइनेसिस की पावर को यूज कर रही होती है। और जो अपना एमसी होता है ना उसको देख के सोचा होता है कि टेलीकाइनेसिस की पावर इससे ये बॉडी को कितनी ज्यादा आसानी से उठा रही है। ये सब अपना एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी जो ताई होता है वो कहता है कि अभी से अगर तुम्हें अपना रिवार्ड को कलेक्ट करना है तो तुम डायरेक्टली जियाऊ नान के पास आ सकते हो और तुम्हें कहीं और पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ एक और चीज, जियाऊ नान अभी भी स्टिल सिंगल है तो तुम दोनों अच्छी तरह से बात करना। हाँ, और जो जिया होती है वो कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हो? उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है कि थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट, मेरे पास सच में कोई एबिलिटी नहीं है और मैं बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। उसके बाद जो अपना ताई होता है ना वो कहता है कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि हम दोनों ही सेम है। और जो अपना एमसी होता है ना इसको सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जो ताई होता है ना वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह कोई भी हंटर एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं जो ताई मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया और अपनी जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग किया और मैंने बहुत ज्यादा फाइटिंग टेक्निक और फोर्जिंग भी सीखी और मैंने बहुत सारे हंटर्स को सरपास कर दिया भी बस स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और जो अपना एमसी होता है ना ये सब सुनकर पूरा शॉक हो जाता है और वो सोच रहा होता है जो ताई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हंटिंग यूनियन वो बस यहाँ पे टिके हुए हैं, वो भी अपनी फिजिकल बॉडी और फाइटिंग स्किल्स के सहारे वो सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके बाद हम देखते हैं जो जियाऊ होती है वो अपने एमसी को कह रही होती है कि मैंने कैलकुलेट किया ये जो डी रैंक का विस ऑक्टोपस है उसका रिवार्ड है 1 लाख येन और जो ये 10 ई क्लास का ऑक्टोपस मोस्टर है उसका रिवार्ड है 30,000 येन और तुम्हारा जो बोनस है वो है 10,000 येन और ये टोटल होता है 1,40,000 येन। और ये सारे के सारे जो पैसे हैं वो तुम्हारे बैंक कार्ड पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं और उसके बाद वो अपने एमसी को उसका जो कार्ड है बैंक कार्ड वो दे देती है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपना कार्ड ले लेता है और उसको थैंक यू कहता है और वो सोचा होता है कि मैंने आज पहली बार जिंदगी में इतने सारे पैसे बनाए। उसके बाद जो ताई होता है ना अपने एमसी को कहता है कि आज की तुम्हारी फाइट को देख के मुझे लगा कि तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो अभी भी थोड़े कम है, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम जब आओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुमको कुछ मूव सिखा दूंगा। और जो अपना एमसी होता है उसको कहता है कि थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट। और उसके बाद हम अपने जियाओ को देखते हैं जो कि इन दोनों को बात करते हुए सुन रही होती है और वो सोची होती है कि बोरिंग, हर लड़के बस फाइटिंग और प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं और ये जो फेंग चैंग है वो कितना ज्यादा हैंडसम है लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसकी टाइप कैसी है। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो भी ताई को देख सोचा होता है जियो ताई ये एक टैलेंटेड सीनियर है और मैं इससे जरूर सीखना चाहूंगा अगर मुझे फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी जो बहन है उससे कहूं कि उसका जो छोटा भाई है जिससे कि उसको इतनी ज्यादा उम्मीदें थी उसने आखिरकार पैसे कमा लिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिटी के अंदर अपना जो एमसी है वो चल के जा रहा होता है और अपने कार्ड को बाहर करता है और कहता है कि मेरी जिंदगी में पहले कमाए हुए पैसे, मेरी दीदी बहुत ज्यादा खुश होगी जब उनको ये पता चलेगा। ये सब चीजें वो सोच ही रहा होता है कि उसका जो ध्यान है ना वो न्यूज में जाता है और उसको देखते ही वो पूरा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ना जो अपना एमसी है ना उसने जो फाइट की थी उसी का ही न्यूज चल रहा होता है और वहाँ की जो एंकर होती है ना, एंकर ही कहते हैं ना जो न्यूज में बैठते हैं, पता नहीं जो भी कहते हैं, वो कह रही होती है कि रिसेंटली ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इसने एक तरह से इंटरनेट को एक्सप्लोर कर दिया है और इनमें से जो एक डीमन है उसको लोग डीमन लॉर्ड के नाम से बुला रहे हैं। जो अपना एमसी होता है वो तो पूरा सदमे में होता है और वो सोचा होता है कि ये तो मेरी प्रीवियस फाइट की वीडियो है और आखिरकार इसको इंटरनेट पे किसने अपलोड कर दी और मेन पॉइंट ये है कि साला ये न्यूज में भी आ रही है। उसके बाद हम वापस से न्यूज में देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कह रही होती है इसी इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए जो डीमन हंटर डिपार्टमेंट के जो डिप्यूटी लीडर है उनके पास हमारे रिपोर्टर्स गए थे इंटरव्यू के लिए जिनका नाम है लोन उल्फ। और उसके बाद हम उसका इंटरव्यू देखते हैं जिसमें वो कह रहा होता है डीमन कभी भी फ्रेंडली क्रिएचर नहीं होते इसलिए आप केयरफुल रहना और हम है डीमन हंटर डिपार्टमेंट और हम यहाँ पे आए हैं डीमन लॉर्ड को मारने के लिए और उसको मौत की सजा देने के लिए। और जो अपना एमसी होता है वो तो न्यूज को देख रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता और हम देखते हैं वहाँ की जो पब्लिक होती है ना वो बात कर रही होती है। एक बंदा कह रहा होता है क्या तुमने सुना वो जो ब्लू डीमन है उसका नाम इन्होंने डीमन लॉर्ड दिया हुआ है और जो दूसरा बंदा होता है कह रहा होता है
आखिर एक डीमन कैसे एक ह्यूमन को बचा सकता है। और जो तीसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है अगर उस डीमन ने एक ह्यूमन को बचाया तो उसको डीमन लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, उसको तो हीरो कहना चाहिए। और जो अपना एमसी होता है ना, इन सबको सुन के सोचा होता है कि मेरा जो रूप है वो ऑलरेडी पब्लिक को जगा चुका है और ये फेमस हो चुका है। वो बात अलग है कि ये फेमस हुआ ये कोई अच्छी बात नहीं है और मुझे जो अपनी आइडेंटिटी है उसको कुछ भी करके छुपा के रखनी है। अगर मैंने इसको रिवील कर दिया तो मैं पक्का किसी न किसी ट्रबल पे पड़ सकता हूँ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, टाइम से अपने गली में आ चुका होता है और उसके बाद अपने घर पे जाकर दरवाजा खुलता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। आखिरकार आज मेरी बहन ने कौन सा अच्छा खाना बनाया है। और हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है ना, उसको आते हुए देख के वो कहती है कि फाइनली तुम आ गए और आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और उसके बाद वो अपना जो फोन है ना अपने एमसी को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने आज इंटरनेट पे एक वीडियो देखी, एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है डीमन लॉर्ड जो कि यहाँ पे घूम रहा है, इसलिए तुम्हें आपसे घर पे आने के टाइम पे केयरफुल रहना होगा। और जो अपना एमसी होता है ना अपनी बहन के मुंह से भी ये सुन के ना वो सोचा होता है कि हाँ इवन मेरी बहन को भी पता है इसके बारे में। और उसके बाद उसको पकड़ता और कहता है कि अरे आप इस वीडियो के बारे में चिंता मत करो, ये देखो ये जो बैंक कार्ड है इसमें 1,40,000 येन है। और उसकी जो बहन होती है वो सुन के शौक हो जाती है और कहती है 1,40,000 येन। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ये जो पैसे हैं ये मैंने डीमन को हंट करके कमाए हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ और मैं अभी डीमंस को मार सकता हूँ। तो उसकी जो बहन होती है उसको कहती है अच्छा तो तुमने अपनी जो हंटर की पावर है उसका अवेक कर ली। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ तुम ऐसे कह सकती हो। और उसकी जो बहन है वो देखती है कि अपने एमसी की हालत थोड़ी खराब होती है तो उसको कहती है क्या तुम कहीं पे हर्ट हुए हो, डेमन से लड़ना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है राइट। और वो सोची होती है ये कितना हार्ड है इमेजिन करना कि आखिरकार उसने कितना ज्यादा सफर किया होगा। और उसी टाइम पे जो अपना एमसी होता है ना वो उसको कहता है कि अरे आप मेरी चिंता मत करो, आप बस इस पैसे को रखो। और जो उसकी दीदी होती है वो कहती है कि ठीक है फिर मैं इसको ना हमारे जो डेबिट्स हैं उसको पे करने में इस्तेमाल करूंगी। जब से हमारे पेरेंट्स मरे तब से हमने जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे बहुत सारा पैसा लिया हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो कहता है जबकि हम अभी अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्या आपको पता है उस टाइम पे आखिरकार वो कौन सा डीमन था जिसने उन्हें मारा था। तो उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगी। और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो किलर था वो एक मिस्टीरियस डीमन था जो कि एक फ्लेम के फॉर्म में था। और हमारे पेरेंट्स के साथ साथ स्ट्रीट में और भी कुछ लोगों को जलाने के बाद वो डोंगजू सिटी से अचानक से गायब हो गया और अभी तक उसके ठिकाने के बारे में किसी को नहीं पता। और उसके बाद उसकी जो बहन है उसको बताना बंद करती है और कहती है कि इतना ही है जितना मुझे पता था। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है ऐसा लग रहा है कि ये जो डीमन है ये कुछ और चीज है और जब मैं एनफ स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मैं इसका रिवेंज जरूर लूंगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कोई एक्सपीरियंस हंटर जैसे कि जो ताई है जो कि हंटर यूनियन में उसको शायद सच्चाई के बारे में पता होगी और मुझे जैसे ही चांस मिलेगा मैं उससे जाके एक बार मिल के आऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी जो बहन होती है उसके गाल में हाथ रखती है और उसको कहती है कि हमारे पास फिलहाल के लिए इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम रिवेंज ले सके, इसलिए हमें जरूरत है बस एक साथ पीसफुल रहने की। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो एकेडमी के लिए जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि फक मैं लेट हो चुका हूँ। और वो सोचा होता है कि मैंने कल पूरा का पूरा दिन पैसे कमाने में लगा दिए और मैं भूल गया कि आज मुझे एकेडमी में क्लास भी अटेंड करनी है। उसके बाद जो अपना एमसी जो भागता है ना भाई वो किसी को नहीं देख रहा होता, सीधा अपने क्लास की तरफ भाग रहा होता है। और जैसे वो अपने क्लास का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसकी क्लास में ना टीचर तो नहीं आए होते लेकिन जो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं ना वो उसी वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं वो डीमन लॉर्ड वाली। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है इवन मेरे क्लासमेट्स को भी पता है मेरी लाइफ सच में थका देने वाली है और मैं सच में कोई डीमन लॉर्ड नहीं हूँ यार। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे लीन आती है और वो कहते हैं कि तुम चेंज हो चुके हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि लीन, और जो लीन होती है वो कहते हैं कि तुम पिछले 2 दिन में से तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो और चेंज हो चुके हो। और जो अपना एमसी होता है उसको हंसते हुए कहता है अरे यार तुम हेलुसिनेट कर रही होगी। और वो अपने मन में सोचा होता है कि ये लीन सच में बहुत ही ज्यादा शार्प है। ये दोनों इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे त्यानियो आता है अपने चेलों के साथ और कहता है कि देखो जरा देखो प्यार के पंछी बात कर रहे हैं। उसकी बातों को सुन के जो अपनी लीन होती है गुस्सा हो रही होती है और अपने एबिलिटी को बाहर निकाल के उसको कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमको जो लेसन सिखाया था वो थोड़ा कम पड़ गया। और तभी जो अपना एमसी होता है ना अपने लीन को रोकता है और कहता है कि अरे लीन रुको यार, तुम्हें इनका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक गोल्डन बालों वाला रिट्रीवर है। और जिसको रिट्रीवर नहीं पता मैं बता दूं ये एक कुत्ते की स्पीसीज होती है। उसके बाद जो त्यानियो होता है ना वो गुस्से से कहता है कि क्या तुमने गोल्डन रिट्रीवर, लगता है कि तुम्हारे आज पूरी की पूरी शकल में मौत लिखी हुई है और आज तुम ये बिल्कुल मत समझना कि आज तुम बच जाओगे क्योंकि यहाँ पे लीन है। और उसके बाद तो अपना जो सूप होता है ना जिसको वो खा रहा होता है उसको अपने एमसी की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं जो कटोरी होती है ना अपने एमसी की तरफ आ रही होती है लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और वो कहता है मैं भी इस एकेडमी में 3 साल से पढ़ रहा हूँ और तुम स्टिल अभी भी सोच रही हो कि मैं फैंग चैन अभी भी तुमसे बुली होता रहूंगा। और उसके बाद तो अपना जो सूप होता है ना वो त्यानू के मुंह पे देके मारता है और जो त्यानियो है ना वो बहुत दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं जो त्यानियो होता है ना उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और उठते हुए कहता है कि कमीने तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। और उसके बाद जो त्यानियो होता है ना वहां से उठता है सीधा अपने एमसी की तरफ पंच मारने के लिए दौड़ता है और वो कहता है कि तुम साले यूजलेस कचरे बिना एबिलिटी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से फाइट करने की, आखिरकार किसने तुमको इतना ज्यादा करेज दिया। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना उसके पंच को डॉज कर लेता है और त्यानियो भी इसको देख के शॉक हो जाता है। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो ये सब है तुम्हारी स्पीड। और उसके बाद जो त्यानियो होता है ना जैसे अपना एमसी की तरफ देखता है अपना जो एमसी होता है ना उसके पेट में सीधा एक लात मारता है और जो त्यानियो होता है वो सीधा दूर जाके दीवार में जाके लगता है और उसकी जो हालत होती है पूरी खराब हो चुकी होती है। और वो कह रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है,
आखिरकार तुम्हें ये रिएक्शन और स्ट्रेंथ कहाँ से मिली। और जो अपना एमसी होता है ना उसको कहता है आज का दिन पुराने दिनों से अलग है। उस टाइम जब तुम लोगों का यूज करते थे उनको बुली करने के लिए, तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार तुम्हें इसकी प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ के जो क्लास के बच्चे होते हैं अपने एमसी को इस तरह से देख के वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये स्टिल ओल्ड फैंग है। एक और बंदा कह रहा होता है कि फैंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और एक और बंदा कह रहा होता है कि चांद त्यान्यू ये डिजर्व करता था। और लोग चिल्लाते रहते हैं फाइट करो फाइट करो फाइट करो। हम देखते हैं जो लीन होती है ना वो भी देखिए शौक हो चुकी होती है और वो सोची होती है अगर थ्योरी में बात करें तो जो फैंग है वो अगर प्राइवेटली ट्रेनिंग करता है और कॉम्बैट सीख भी जाता है तब भी वो त्यानू को कभी भी नहीं हरा सकता। और अगर देखा जाए तो इसकी जो पंचेस और किक्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। क्या ये किसी टाइप की बॉडी स्ट्रेंथ वाली एबिलिटी के साथ एवेक हुआ है? लीन ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि अपनी फाइट बंद करो। और हम देखते हैं और डीमन एकेडमी का ट्यूटर होता है और उसको कहता है कि मेरा पीछा करो। जो एकेडमी है उसने आज एक डीमन हंटिंग टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना उनमें से कह रहा होता है क्या डीमन हंटिंग, और दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि क्या हमें असली में फेस करना पड़ेगा डेविल्स को। और हम तभी देखते हैं जो त्यानी होता है ना अपने चेलों के सारे उठ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुमको कभी जाने नहीं दूंगा। आज मैं थोड़ा केयरलेस था और मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि अपना रिवेंज नहीं लेता। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसकी बातों को सुन के सोचा होता है त्यानी सच में एक कमीना इंसान है और ये एक टॉप ओपोनेंट हो सकता है, और जबकि मुझे अभी चांस मिला है तो मुझे इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। उसके बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एकेडमी के माउंटेन को, जिसके गेट के सामने सारे के सारे बच्चे अपने ट्यूटर के साथ खड़े होते हैं और उनका जो ट्यूटर होता है उनको कहता है कि सारे मेरे को ध्यान देके सुनो, हमारे पास हंटर ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसीलिए तुम्हारा जो पोटेंशियल है उसको सिमुलेट करने के लिए और अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए जो एकेडमी है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये डीमन हंटिंग टेस्ट। जब तुम इस माउंटेन के पीछे घुस जाओगे तब तुम्हें एफ क्लास के ग्रास डीमन मिलेंगे, और अगर तुम उसको किल कर लेते हो तो तुम्हें उसकी बॉडी में से उसका जो एसेंस है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारी जो पोटेंशियल है उसको सिमुलेट करने में मदद करेगा। उसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे बच्चे उसी डीमन के बारे में बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि ये तो कितना ज्यादा इजी है, कोई कह रहा होता है कि अरे ऐसे तो मैं 10 को पेल सकता हूँ, और जो अपना त्यानी होता है वो कह रहा होता है कि उससे कम्पीट करने की कोशिश मत करना, सारे के सारे डीमंस और उसके जो रिवार्ड्स है वो सारे मेरे हैं। उसके बाद हम अपने लीन और एमसी को देखते हैं और जो लीन होती है वो उससे पूछ रही होती है फैंग आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो इस ट्रायल के बारे में। और जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि ये कोई एफ क्लास का डीमन नहीं है जो कि खतरनाक है, ये वो स्टूडेंट है जो कि एक साथ कम्पीट कर रहे हैं और इसीलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो ट्यूटर होता है ना वो चिल्ला कहता है कि जो टेस्ट वेन्यू है वो ओपन हो रहा है, इसलिए अपने आपको प्रिपेयर कर लो और ऑर्डर के साथ और मैनर के साथ अंदर घुस जाओ। उसके बाद जो गार्ड होते हैं ना वो दरवाजे को खोल देते हैं और हम देखते हैं जो त्यानियों की टीम होती है ना वो सबसे पहले दौड़ के जा रही होती है, और उसका जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हम ही फर्स्ट जाएंगे, और जो त्यानियो होता है वो कहता है कि ध्यान रखना कि सारे के सारे जो रिसोर्सेस है उसको कलेक्ट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं उनके पीछे पीछे बाकी सारे भी अंदर घुस जाते हैं और देन हमें पहाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो कोई हड्डी उठाता है, और जो लीन होती है ना अपने एमसी की इस तरह की हरकतों को देख के उसको कहती है आखिरकार मरे हुए बंदों की हड्डियों को उठाने में क्या कूल है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर लॉजिकली बात करें तो जो एफ क्लास के ग्रास डीमन होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं और जनरली उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी ह्यूमन को मारना। उसके बाद अपना जो एमसी होता है ना कुछ देखता है और घबरा जाता है और कहता है कि वो लोग आ चुके हैं, और जो लीन होते हैं जैसे पीछे पलट के देखते हैं वो ग्रास डीमन आ चुके होते हैं और वो सोची होती है ये तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, ये लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। और उसके बाद वो अपने एमसी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे छुपे रहो फैंग, तुम एक साथ इतने सारे ग्रास डीमन से नहीं लड़ सकते। और इतना ही वो कह ही रही होती है कि जो अपना एमसी होता है वो कहता है इनसे मुझे निपटने दो, और सीधे जाता है और इन डीमन को ना एक ही अटैक में टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसके बाद वो देखता है कि उसके पीछे और 2 डीमन होते हैं जो कि अपने लीन की तरफ जा रहे होते हैं और लीन को पता नहीं होता, और जो अपना एमसी होता है ना सीधे जाकर उनको भी मार देता है और लीन को कहता है कि अपने पीछे देखो। और जो लीन होती है वो सोची होती है क्या ये वही यूजलेस फैंग है। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना इधर से उधर बहुत तेजी से दौड़ के सबको पेल रहा होता है, और वो सोचा होता है अगर मैं कंपेयर करूं ब्लेड से और ऑक्टोपस से तो ये एप रैंक के जो ग्रास डीमन है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हम देखते हैं जो लीन होती है ना वो तो बहुत ज्यादा शौक हो चुकी होती है और उससे पूछती है आखिरकार तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए कुछ ही दिन में, और तुम तो पहले की तरह बिल्कुल भी सेम नहीं हो। उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या कहा लोग चेंज हो जाते हैं, तुम कुछ ज्यादा मत सोचो और सबसे पहले चलो ये जो ग्रास डीमन ने जो ड्रॉप किया हुआ है ना एसेंस उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बैठ के उनके जो एसेंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर ही रहे होते हैं कि तभी लीन को कुछ सुनाई देता है और वो कहता है कि आखिरकार वो क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 बंदे भाग के आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ से जल्दी से भागो एक डीमन आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं अपनी जो लीन और एमसी होते हैं ना वो वहाँ से भागने के बजाय वो बात कर रहे होते हैं। लीन कह रही होती है कि मैंने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया कि वहाँ पे कोई और भी डीमन है, इसका मतलब मुझे ये करना चाहिए। इतना ही कहती है अपना जो एमसी होता है वो कहता है कि अरे 1 मिनट रुको ये कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है। और हम उस जगह पे देखते हैं एक पेड़ जैसा डीमन ना वो दौड़ के आ रहा होता है, और जो अपना एमसी होता है उसको देख के शौक हो जाता है और कहता है कि क्या एक डी क्लास का ट्री डीमन। और जो लीन होती है ना वो कह रही होती है आखिरकार एक डी रैंक का डीमन ई रैंक के ट्रायल साइट पे क्या कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना लीन के कंधे को पकड़ता है और कहता है कि लीन अभी रोने का टाइम नहीं है, हमें इस बंदे से जल्दी दूर जाना चाहिए। और जो लीन होती है वो तो अलग ही नशे में होती है, तो सोच रही होती है ये पहली बार है जब फैंग ने मुझे टच किया है, तो यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसके सामने एक बड़ा सा डीमन है लेकिन इसको आशिकी चढ़ी है, अगर थोड़ी देर तक ये और रही ना तो सच बता रहा हूँ ये जो डीमन है ना अपना लकड़ी का डंडा इसके पीछे डाल देगा। उसके बाद हम देखते हैं अपनी जो लीन होती है ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे त्यानियों का टीम आता है, और जो त्यानियों
त्यानियो होता है वो कहता है कि बस डरपोक यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ट्रू हंटर हेड ऑन फेस करते हैं डीमन के साथ लाइफ एंड डेथ तक। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो तीनों नमूने होते हैं ना मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। और जो अपना एमसी होता है ना उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता, और जो लीन है ना वो भी इनकी हरकतों को देख अपने एमसी से पूछती है, फैंग क्या तुमने इसको पागल होने तक पीटा था। उसके बाद हम देखते हैं जो त्यानियो होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम साले कुएं के मेंढक को मैं तुमको दिखाता हूँ कि आखिरकार हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारना क्या होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं लीन को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, और फैंग देख लेगा कि वो मेरे लेवल के ही बाहर है। उसके बाद हम और 3 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उन्हें छुप के देख रहे होते हैं, और एक बंदा कहता है क्या ये जो त्यानियो है वो भरोसे के लायक है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़की भी होती है जो कि कह रही होती है कि ये तो डी रैंक का डीमन है, और एक बंदा कह रहा होता है त्यानियो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, लगता है कि उसके पास स्ट्रेंथ है इस ट्री डीमन को मारने का। और एक और बंदा होता है वो कह रहा होता है कि किसे पता शायद कोई मिरेकल ही हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं जो त्यानियो होता है वो मतलब दौड़ के आ रहा होता है अपने हथियार लेके, और वो कह रहा होता है कि भले ही ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है लेकिन आखिरकार इस ट्री डीमन के बारे में आखिर बड़ी बात क्या है। लगता है कि अपने त्यानियो को पता नहीं है कि उस ट्री मॉन्स्टर के पास इतने सारे डंडे हैं ना जितने इसके पास छेद ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जो त्यानियो होता है ना वो दौड़ के जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है ना अपने हाथ से उसको रोक लेता है, और उसके बाद अपने त्यानियो को पकड़ता है और उसको सीधे नीचे की तरफ एक मुक्का मारता है, जिससे जो अपना त्यानियो होता है ना वो सीधे जाता है और जमीन में गिरता है। और हम देखते हैं उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है एक ही अटैक से। हम देखते हैं उसके जो 2 चेले होते हैं वो कहते हैं कि बॉस, और जो अपना त्यानियो होता है वो कहते हैं आखिरकार तुम वहाँ पे खड़े होकर देख क्या रहे हो, आओ मेरी मदद करो। और हम देखते हैं तभी वो जो मॉन्स्टर होता है ना अपने पैर को उठाता है और देन एक इतना बड़ा लात मारता है ना वो तीनों के तीनों वहां से उड़ जाते हैं। और जो अपनी लीन होती है ना वो इनको देख के सोच रही होती है जो त्यानियो था उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो एवरेज ई रैंक की जितनी थी, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ट्री डीमन से लड़ सके। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ उनका जो लेवल गैप था वो बहुत ही ज्यादा था। हम देखते हैं जो अपना ट्री मॉन्स्टर होता है वो तो अपने त्यानियो को देख के हंस रहा होता है, और त्यानियो होता है वो कह रहा होता है कि डैम इट मैं पीला गया। और उसके बाद हम देखते हैं जो लीन और एमसी होता है ना वो दौड़ के आ रहे होते हैं, और जो लीन होते हैं वो कहते हैं कि तो जरा ट्री डीमन का ख्याल रखते हैं, हमें इसको मारने से बहुत ही ज्यादा मटेरियल्स मिल सकते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ डी रैंक के मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेट शिकार होते हैं, मैं इसको इस तरह से जाने तो नहीं दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जो डीमन होता है इनको देख लेता है, और हम देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं जो छुपके इनको देख रहे होते हैं उनमें से कहता है अगर ये फैंग और लीन इसके साथ डील करेंगी तो जल्दी से चलो यहाँ से, हमें जल्दी से प्रोफेसर को ढूंढना होगा और उनको कहना होगा हेल्प के लिए। तो उसके बाद हम अपने त्यानियो को देखते हैं जिसको कि उसके 2 चेले घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं, और एक कह रहा होता है कि बॉस चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं, और दूसरा कह रहा होता है कि बॉस हमारा उससे कोई मैच ही नहीं है उस डीमन से। त्यानियो होता है ना वो कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं फैंग और लीन के हाथों से बचाए जाने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। उसके बाद हम अपने लीन को देखते हैं जो कि अपने विंड से उस डीमन के ऊपर अटैक करती है, और जो डीमन होता है ना उसको कुछ भी नहीं होता और वो हंस रहा होता है, और अपनी जो लीन होती है वो सोची होती है मेरा जो विंड का अटैक था उसने इसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं किया। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इसको देख के सोचा होता है ये जो ट्री डीमन है उसके बॉडी में डेड टूट्स की एक लेयर है जो कि इसके आर्मर की तरह काम कर रही है, और बस एक ही रास्ता है इसको ब्रेक करने का, हमें इसके अंदर एक होल ढूंढना होगा। इतना वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो डीमन होता है ना अपने हाथ को ऊपर करता है और सीधे जमीन में मारता है, और हम देखते हैं उस जमीन में ना बहुत सारे ब्रांचेस निकलने लगते हैं। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उससे डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में इसको कभी भी बीट नहीं कर पाऊंगा, और जब तक लीन मेरे आसपास है मैं कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता अपने डिमोनिक फॉर्म में। उसके बाद हम फिर लीन को देखते हैं जो कि उसको दौड़ते हुए डॉज कर रही होती है, और उसको देख के सोच रही होती है मैं एट लास्ट ई रैंक की हूँ फिर भी मैं इसको हर्ट नहीं कर पा रही। इतना सोच ही रही होती है कि जो अपना एमसी आता है ना उसको पकड़ के भागने लगता है और कहता है कि यहाँ पे टाइम बर्बाद करने में कोई पॉइंट नहीं है। और हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है ना अपने जो ब्रांचेस है ना वो और भी ज्यादा उगाने लगता है। हम देखते हैं वो जो ब्रांचेस होते हैं ना वो अपने एमसी के सामने दीवार की तरह आ जाती है, लेकिन जो लीन होती है ना वो बाहर निकल चुकी होती है और अपना एमसी वहाँ पे फंस जाता है। और जो अपना एमसी होता है उसको कहता है तुम पीछे मत देखना, तुम बस यहाँ से चली जाओ और मुझे छोड़ दो। जो लीन होती है वो कहते हैं कि फैंग, उसने इतना ही कहा होता है कि हम देखते हैं वो जगह बंद हो जाती है, और वो जो डीमन है ना उसने एक्चुअली उसके चारों तरफ ना एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी अपने ब्रांचेस से, जिसके अंदर बस वो और अपने एमसी ही थे। उसके बाद हम देखते हैं जो लीन होती है ना वो अटैक करना चालू करती है और कहती है अपने एमसी से कि तुम वहाँ पे बस वेट करो, मैं जो लकड़ी का प्रिजन है उसको ब्रेक करूंगी और तुमको बचाऊंगी। और हम देखते हैं कि उसके अंदर बस डीमन और अपना एमसी होता है, और जो डीमन होता है वो हंस रहा होता है, और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो अपने डीमन स्लेयर वाले फॉर्म में चेंज होते हुए सोच रहा होता है इससे पहले कि लीन इसको तोड़ दे मुझे इसको खत्म करना होगा। तो इतना ही सोच रहा होता है कि तभी वो जो डीमन होता है ना उसके ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसने उसके उसी हाथ को ही काट डाला होता है, तो अपने मन में कह रहा होता है वुड कटर एक्टिवेट किलिंग नाइफ। और अपने एमसी को इस तरह से उसके हाथ को आसानी से काटता हुआ देख के जो ट्री मॉन्स्टर होता है ना वो भी थोड़ा चौंक जाता है, और उसके बाद अपना जो हाथ है उसको वापस से रीजनरेट कर लेता है। और जो अपना एमसी होता है उसको देख के सोच रहा होता है कि हाँ इसके पास रीजनरेशन की भी पावर है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है उसकी तरफ दौड़ के जाता है और वो सोचा होता है जब तक ये रिकवर हो रहा है तब तक मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इसको क्विकली मार सकूं। और जो अपना ट्री मॉन्स्टर होता है ना वो अपने एमसी को देख लेता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है सीधे जाता है और उसका फिर से एक और हाथ काट देता है। लेकिन जो ट्री वाला मॉन्स्टर होता है वो हंसते हुए अपने हाथ जो होता है ना उसको फिर से रीजनरेट कर लेता है, और उसके बाद जमीन में अपने हाथ को गाड़ के ना वो जो ब्रांचेस होते हैं ना फिर से उगाने लगता है, और जो ब्रांचेस होता है अपने एमसी के पास आने लगते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको डॉज कर लेता है, और उसको डॉज करते हुए सोच रहा होता है अभी एक गैप दिखाई दे रहा है और ये परफेक्ट मूवमेंट है,
एक काउंटर अटैक करने के लिए। और उसके बाद वो अपना जो टेंटिकल वाली स्किल होती है उसमें अपनी ब्लेड वाली स्किल को मर्ज कर देता है और एक कंबाइन स्किल का यूज करता है। और हम देखते हैं उसका जो टेंटिकल होता है ना उसके आगे ब्लेड लग चुके होते हैं और वो टेंटिकल जो होता है ना सीधा अपने ट्री मॉन्स्टर के पास जाता है और उसको लग जाता है। हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसने अपना जो टेंटिकल वाला ब्लेड होता है ना उसको ट्री मॉन्स्टर के सीने के आर पार कर चुका होता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने हाथ को एक साइड की तरफ खींचता है जिससे उसका जो ब्लेड होता है ना वो ट्री डीमन को फाड़ते हुए निकल जाता है और अगले ही पल वो जो डीमन होता है ना वो मर जाता है। और जो अपना एमसी होता है सोचा होता है हाँ ये खत्म हो गया। और वो डीमन जैसे ही मरता है ना अपने एमसी को वो जो आवाज होती है फिर से कहती है तुमने ट्री डीमन को मारा है और तुम्हें उसकी स्किल थ्रोन मिली हुई है और उसके साथ साथ तुम्हें एक एडिशनल स्किल भी मिली है जो है रीजेनरेशन। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वापस से ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो रहा होता है और वो सोचा होता है हाँ मुझे थ्रोन स्किल के साथ साथ मुझे एक एडिशनल स्किल भी मिली जो कि रीजेनरेशन है, ये तो बढ़िया है। और उसके बाद तो देखता है कि वहाँ पे जो ट्री डीमन होता है ना उसका एसेंस गिरा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसके पास जाता है उसको एब्जॉर्ब करते हुए सोचा होता है ये एक परफेक्ट मटेरियल है मेरे पोटेंशियल को सिमुलेट करने के लिए और ये मेरे लिए पूरा परफेक्ट है। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके साइड से कोई तो कुछ तोड़ के आता है और अपना एमसी पूरा चौंक जाता है। और हम देखते हैं वहां से लीन आ चुकी होती है और अपने एमसी कहते हैं कि फैंग चैंग थोड़ी देर रुको मैं आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। वो अंदर जैसे ही देखती है ना वो देखती है कि जो ट्री डीमन है वो मर चुका है और उसको देख के ये पूरी शौक हो जाती है और अपने एमसी से कहती है कि रुको जरा तुमने ट्री डीमन को मार डाला। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो तो भाई हंस रहा होता है बेशर्मों की तरह। और उसके बाद वो अपने लीन से कहता है शायद मेरी बॉडी के अंदर बॉडी स्ट्रेंथ वाली एबिलिटी एक हो गई होगी और मैं पहले से थोड़ा स्ट्रांग भी दिख रहा हूँ। और रही बात ट्री डीमन की तो मुझे देखे बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया था इसलिए मैंने बस उसको कुछ ही मूव्स में ही पेल डाला। और जो अपनी लीन होती है ना उसकी बातों को सुन के उसको कहती है कि लेकिन तुम बस ऑर्डिनरी लड़के थे जिसके पास पहले कोई टैलेंट नहीं था लेकिन तुम कुछ ही दिनों के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गए मैं बिलीव नहीं कर पा रही। तो जो अपना एमसी होता है ना उसको कहता है कि अरे ये बस डी रैंक की स्ट्रेंथ है, ये इतना भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है और इस दुनिया पे ए रैंक और एस रैंक स्ट्रेंथ वाले भी लोग हैं और उनके सामने अगर मुझे कंपेयर करो तो मैं उनके आस पास भी नहीं आता और न ही मैं उनके साथ गिने जाने के लायक हूँ। अपने एमसी की इस तरह की बकवास एक्सप्लेनेशन को सुन के जो अपनी लीन होती है ना वो कहते हैं कि हाँ ये सेंस बना रहा है, लगता है कि मेरा ही नजरिया खराब है, चलो फिर इस जंगल से पहले निकलते हैं। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने जो लीन और एमसी होते हैं और अपने बाकी जो क्लासमेट का ग्रुप होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे कोई तो बंदा होता है उनको पकड़ के उनके पास लेके जा रहा होता है। कहता है कि आज मैं जो हमारी क्लास की प्रेसिडेंट लीन है और जो फैंग चैंग है उसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि इन दोनों ने टी डीमन से बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ाई किया और कभी पीछे नहीं हटे। और हम देखते हैं ये उनका इंस्ट्रक्टर होता है जो कि पागलों की तरह हंसते हुए उनकी तारीफें कर रहा होता है और ये दोनों भाई उसके कंधे में ना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं और उनको देख के ना बाकी जो बच्चे होते हैं ना बात कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि फैंग चैंग वो कमीना क्या वो सच में डिजर्व करता है इंस्ट्रक्टर से तारीफ सुनना। जो दूसरा बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कि हाँ सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है वो अपने लीन को ही जाता होगा राइट। और एक और बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अरे यार इतनी तारीफ का क्या फायदा जबकि कोई रिवार्ड ही ना मिले। हम अपने त्यानी को देखते हैं जो कि अपने एमसी को इस तरह से तारीफ पाता हुआ सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने दांत को पीस रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सलग कमीना फैंग चैंग वो मैं होना चाहिए था जिसे कि टी डीमन को मारना था। देख रहे हो कौन कह रहा है टी डीमन को मारने की बात, जिसकी भाई हालत ही खराब हो गई थी टी डीमन की एक ही अटैक से। ये साला तो उसको एक पंच भी नहीं मार पाया था। अगर वहां पे वो 2 मिनट और रहता ना तो मैं सच बता रहा हूँ टी डीमन इसकी इज्जत लूट लेता। और अपना जो ध्यान होता है ये सब सोच के गुस्सा कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उनके इंस्ट्रक्टर से कहता है कि जो फैंगचैन है वो क्या तुम्हारे क्लास से है, कोई आया है उससे मिलने। और जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है कहता है कि क्या फैंगचैन। और जो अपना एमसी होता है ना वो सोचा होता है आखिरकार मुझसे मिलने कौन आ सकता है मेरी दीदी के अलावा और मुझे इसके बारे में इतनी ज्यादा बैड फीलिंग क्यों आ रही है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोनुल को जिसके पास कोई बंदा आता है और कहता है कि वो आ चुका है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो लोनुल के पास चलते हुए आ रहा होता है और वो जैसे ही अपने लोनुल को देखते हैं ना वो सोचा होता है ये व्हाइट वालों वाला बंदा इसका नाम तो लोनुल्फ है और ये हंटर डिपार्टमेंट का डिप्यूटी लीडर है जो कि लास्ट टाइम टीवी पे अपीयर हुआ था। क्या मेरे डीमन में ट्रांसफॉर्म होने की इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने आप को हिम्मत देता है और कहता है कि उसके बारे में भूल जाओ, अभी इसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है और मैं ट्राई करूँ अपने ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए, इसलिए अभी के लिए तो मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो लोनुल्फ के पास चला जाता है और जो लोनुल्फ होता है ना उसको देख के कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी आ गए, तुम फैंगचैंग हो राइट। और जो अपना एमसी होता है ना उसको हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं फैंगचैंग हूँ और आखिरकार एक डीमन हंटर मुझे क्यों ढूंढ रहा है। जो अपना लोनुल्फ होता है ना अपने एमसी के सवाल को सुन के उसको कहता है कि हमें पब्लिक से पता चला कि 4 दिन पहले कोई स्ट्रेंजर था जिसने डीमन के हाथों से एक छोटी लड़की को बचाया था और हमने जब उसके प्रोफाइल को ट्रेस किया तो हमें पता चला कि वो तुम थे जिसने कि उस छोटी लड़की को बचाया था। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है कि अरे यार ये तो बस छोटा सा मैटर था और ऐसे ही बहादुरी दिखाना ये तो हमारे कंट्री का ट्रेडिशन है। अपना एमसी जैसे ही ये सब कहता है ना जो अपना लोनुल्फ होता है वो बहुत सीरियस होकर कहता है लेकिन क्या तुम्हें पता है जैसे तुमने उस छोटी सी लड़की को बचाया वहाँ पे एक ब्लू डीमन आ गया जिसने कि डीमन ब्लेड को मार डाला। जो अपना एमसी होता है ना जैसे उसके मुंह से ब्लू डीमन का नाम सुनता है वो पूरा शॉक हो जाता है और उसको कहता है कि क्या
वहाँ पे एक ब्लू डीमन आ गया और अपने एमसी की बातों को सुन के जो अपना लोनवुल्फ होता है ना वो कुछ कहता ही नहीं है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना वो हंसते हुए कहता है कि अरे हाँ हाँ मुझे याद आया, मुझे पता है इसके बारे में, मैंने इसको टीवी पे न्यूज पे देखा था और इसको डीमन लॉर्ड के भी नाम से जाना जाता है नहीं। और हम देखते हैं अपनी जो लीन होती है ना उन दोनों को छुप के सुन रही होती है और वो सोच रही होती है आखिरकार जो फेंगचेंग है वो ऐसे बंदों के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गया जो कि डीमन हंटिंग यूनियन से हैं। और उसके बाद हम वापस से अपने एमसी की बातचीत की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो अपना लोनवुल्फ होता है अपने एमसी से पूछ रहा होता है अगर हम टाइमिंग को जज करें तो तुम और डीमन लॉर्ड एक दूसरे से जरूर मिलोगे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। जो अपना एमसी होता है ना उसकी बातों को सुन के कहता है हाँ हम मिले थे और मैंने जैसे ही लड़की को बचाया था वो उसी टाइम पे ही वहाँ पे आ गया था और क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था इसलिए मैं छुप के उनकी फाइट को देख रहा था। और जो अपना लोनवुल्फ होता है ना उसको पूछता है तो आखिरकार डीमन ब्लेड को मारने के बाद वो किधर चला गया। जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि जैसे ही फाइट खत्म हो गई जो डीमन लॉर्ड था उसने अपने सेंस को छोड़ दिया और वहां से डिसअपियर हो गया। और उसकी बातों को सुन के जो अपना लोनवुल्फ होता है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर कहता है लेकिन मैंने बहुत सारे कैमरे को चेक किए लेकिन डीमन लॉर्ड के बारे में वहाँ पे कोई ट्रेस ऐसी मुझे नहीं मिले। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना लोनवुल्फ होता है ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के अपने एमसी से कहता है और इन सबका बस एक ही जवाब है कि जो डीमन लॉर्ड था उसने कोई सेंस छोड़ा ही नहीं था, इसके बजाय वो तुमसे मर्ज हो गया। और उसके बाद जो अपना लोनवुल्फ होता है ना अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है जिसको देख के अपना जो एमसी होता है ना पूरा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो समनिंग एबिलिटी है। और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन वाला हाथ अपने एमसी की तरफ आ रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं वो जो हाथ होता है ना अपने एमसी को पकड़ लेता है और जो अपना एमसी होता है ना वो बस ट्राई कर रहा होता है अपने आप को छुड़ाने का, लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पा रहा होता है। और वो सोच रहा होता है ये स्ट्रेंथ ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है ए क्लास के स्ट्रेंथ के और मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है इससे फ्री होना। और अपने एमसी को इस तरह के हालत में देख के जो अपनी लीन होती है ना वो सीधे बाहर आती है और चिल्ला कहती है कि फेंगचेंग और उसके पास दौड़ के आ रही होती है। लेकिन जो लोनवुल्फ होता है ना उसके सामने भी एक और स्केलेटन हाथ निकाल लेता है और उसके बाद उसको गुस्से से कहता है डीमन हंटिंग यूनियन के ऑफिसर के काम पे किसी को भी इंटरफेयर करने के लिए ऑथराइज नहीं किया गया है। और जो अपनी लीन होती है ना उसकी पावर को देख के सोच रही होती है डेमिट हमारे बीच में बहुत ही बड़ा पावर का गैप है। और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने लोनवुल्फ को चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि अरे मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूँ यार मेरा बिलीव करो। और जो अपना लोनवुल्फ होता है ना उसको कह रहा होता है कि मुझे जो क्लूज मिले हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बंदा तुम पे डाउट नहीं करेगा और अगर तुम अपना इनोसेंट को प्रूव करना चाहते हो तो जो टेस्ट है उसको ओबिडेंटली एक्सेप्ट करो। और उसके बाद जो अपना लोनवुल्फ होता है ना अपने एमसी के साथ कुछ करने लगता है और जो अपना एमसी होता है ना उसको देख के सोचा होता है अगर मेरा जो सीक्रेट है डीमन ट्रांसफॉर्म का वो लीक हो गया तो जो इंसान है वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, वो भी बस रिसर्च के लिए। और हम देखते हैं अपना जो लोनवुल्फ होता है ना वो किसी तरह की एनर्जी होती है जो कि अपने एमसी के अंदर डाल रहा होता है और जो अपना एमसी होता है ना वो उसको देख के सोचा होता है लगता है आज मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और उसके बाद हम अपने लोनवुल्फ को देखते हैं जो कि उसके अंदर खोज रहा होता है और सोचा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और ये वो चीज नहीं है जिसको कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। और उसके बाद वो अचानक से शॉक हो जाता है और वो सोचा होता है कि ये जो बच्चा है इसके बॉडी में किसी भी तरह की डिमोनिक एनर्जी का ट्रेस नहीं है और इसकी बॉडी में बस नॉर्मल हंटर की ही एनर्जी है। और उसके बाद जो अपना लोनवुल्फ होता है ना वो अपने एमसी से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बार थोड़ा गलत जज कर लिया, हाँ तुम अभी फ्री हो। और उसका तो अपने एमसी को छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। और उसको जाते हुए देख के जब अपनी लीन होती है ना उसको गुस्से से कह रही होती है क्या ये साइक्लोप्स बस ऐसे ही चला जाएगा हमें बुली करने के बाद। और जब अपने एमसी होता है ना उसको कहता है कि अरे लीन उसको जाने दो। और उसके बाद हम अपने लोनवुल्फ को देखते हैं जो कि वहां से जाते हुए अपने एमसी से कह रहा होता है मैं तुमको जरूर याद रखूंगा बच्चे और मैं तुमको दूसरी बार जरूर मिलूंगा। और जब अपना एमसी होता है ना उसको कह रहा होता है कि हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुमको दोबारा कभी ना देखूं। तो उसके बाद वो सोचा होता है फॉर्चुनेटली वो मेरी डीमन स्लेयर की पावर को नहीं ढूंढ पाया, नहीं तो वो साला मेरे को यहीं पे पेल देता। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास लीन आती है और उसको पूछती है कि फैंग क्या तुम ठीक हो। और जो अपना एमसी होता है ना वो लीन से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और आई होप जो डीमन हंटिंग यूनियन है वो दोबारा से किसी और इंसान के ऊपर ऐसे फालतू के आरोप ना लगाएं। और जो लीन होती है ना वो भी कहते हैं कि हाँ आज के दिन ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। हाँ तो फैंग आखिरकार तुम्हारा क्या ख्याल है आज रात को डिनर के लिए चलें। और जो अपना एमसी होता है उसको कहता है कि डिनर ठीक है। और वो अपने मन में सोचा होता है क्या लिन ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। तो उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगुई सिटी को जहाँ पे रात हो चुकी होती है और अपना एमसी और जो लिन होते हैं ना वो डिनर के लिए जा रहे होते हैं। हम देखते हैं वो दोनों इतना ज्यादा प्लस कर रहे होते हैं ना एक दूसरे की तरफ ना देख रहे होते हैं ना बात कर रहे होते हैं। और जो अपना एमसी होता है ना वो लिन को देख के सोचा होता है लीन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। और हम लीन को देखते हैं जो कि कुछ बोल ही नहीं रही होती बस खड़ी होती है। और उसके बाद वो अचानक से अपने एमसी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि फेंगचेंग चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जो अपना एमसी होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो दोनों बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। और उसका जो अपना एमसी होता है ना उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और उसको कहता है कि वैसे लीन क्या हम लोग डेट पे हैं। और अपने एमसी की बातों को सुन के जो अपनी लीन होती है ना वो कहते हैं कि आई गेस एक तरह से कह ही सकते हैं। और वो सोच रही होती है फेंगचेंग तुम आखिर का इतना साफ साफ कैसे बोल सकते हो। और वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं उनके सामने कोई तो आता है, उसके पैर दिखाई जाते हैं और हम देखते हैं वो अपनी जियाओ नान होती है। और जैसे वो अपने एमसी को देखती है ना वो कहती है कि फेंगचेंग। और वो अपने एमसी से पूछती है
फैंग आखिरकार ये लड़की है कौन? और जो अपनी लीन भी होती है ना, वो भी अपने एमसी से पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? और इन दोनों कैसे बात करता हुआ देख के जो अपनी जवानान होती है ना, वो सोच रही होती है मैंने फैंग को पहली बार हंटर यूनियन पे देखा था और मुझे लगा था कि ये सिंगल है और इसीलिए मैं इसके साथ डिनर जाने का प्लान कर रही थी जब भी मैं फ्री रहूंगी। और ये सब चीजें वो सोच ही रही होती है कि तभी जो अपना एमसी होता है ना, उसको कहता है अरे ये लीन है और ये मेरी क्लासमेट है। और जो लीन होती है ना, वो उसके हाथ को जोर से पकड़ के कहती है फैंग चैंग और मैं बचपन के दोस्त हैं। और अपनी लीन की बातों को सुन के जो अपनी जवानान होती है ना, वो सोची होती है हाँ बचपन के दोस्त, ऐसा लग रहा है कि मेरा जो चांस है फेंग चैंग के करीब जाना वो ऑलमोस्ट जीरो है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना, जियानान से पूछता है अगर तुम्हें अभी रात को कुछ करना नहीं है तो क्या तुम हमारे साथ डिनर पे ज्वाइन करोगी? लेकिन जो जियानान होती है ना, वहां से निकलते हुए कहती है अरे नहीं यार, मुझे अभी फिलहाल के लिए घर पहुंचना होगा। और हाँ, तुम हंटर यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट जियाओताई से मिलना मत भूलना, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो तुम्हें ना कुछ फाइट के टेक्निक सिखाए। और जो अपना एमसी होता है ना, उसकी बात को सुन के कहता है कि ठीक है चलो बाद में मिलते हैं। और वो सोच रहा होता है फॉर्चुनेटली जियानान ने कुछ गलत नहीं सोच लिया हम दोनों के बारे में। और ये सब अपने एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ से जो जियानान होती है वो चली जाती है। और तभी जो अपनी लीन होती है ना, वो अपने एमसी से पूछती है तो मैं देख के ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। नहीं, जो अपना एमसी होता है ना, वो हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी भी डिनर करनी है। और वो सोचा होता है अपने मन में, लगता है कि ये जेलस है। उसके बाद ना वो लीन का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे पास में ही ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। और उसकी बातों को सुन के जो अपनी लीन होती है ना, वो कहती है हाँ मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, लगता है कि आज पूरे के पूरे दिन मैंने कुछ ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया है। और जो लीन है ना, जैसे ही इतना कहती है, अपना एमसी उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि तो आखिरकार मैं तुमको पकड़ क्यों नहीं लेता है? नहीं। और इतना सुनते ही जो अपनी लीन होती है ना, सीधे भाई उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है हाँ इतना एम्बेरेसिंग तो होना नहीं चाहिए, तो आखिरकार हम ये क्यों नहीं करते? और हम देखते हैं अपनी जो लीन होती है ना, वो अपने एमसी के भाई कंधे में चढ़ चुकी होती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या आखिरकार ये तुम कर क्या रही हो? मैंने तुमको पीठ में उठाने की बात की थी, कंधे में बैठने को नहीं। और जो लीन होती है ना, उसको आंख मारते हुए कहती है वेल ये सेम चीज है, क्यों? क्या तुम मुझे हमेशा अपने इसी तरह ऊपर नहीं बैठाते थे जब हम छोटे थे? और जो अपना एमसी होता है ना, वो कहता है कि क्या जब हम छोटे थे? और उसके बाद अपना जो एमसी होता है ना, वो याद करने लगता है और सोचा होता है हाँ कुछ साल पहले। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, उसने लीन को अपने कंधे में बैठा रखा होता है। और जो लीन होती है वो कहती है कि ब्रदर फैंग आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो। और इसी तरह से वो लोग खुशी खुशी जा ही रहे होते हैं स्कूल से घर, कि तभी अपने एमसी के पैर के नीचे ना एक केले का छिलका आता है, जिसमें अपने एमसी जैसे पैर रखते हैं ना, वो फिसल के नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ लीन भी नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं जो लीन होती है ना, वो रोने बैठ जाती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना, उसके पास जाता है और कहता है कि अरे लीन बिल्कुल भी मत रो, मेरे पास कुछ चॉकलेट है, इनको खा लो और उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उसके सर को सहलाने लगता है। और जो अपनी लीन होती है वो कहती है थैंक यू ब्रदर फैंग चैंग। और जो अपना एमसी होता है ना, हंसते हुए कहता है कि अरे यार लीन तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना, ये सब याद करके सोच रहा होता है और मेरे जानने से पहले ही लीन बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वहां से हंसते हुए भागने लगता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और जो अपनी लीन होती है ना, वो उसको शर्माते हुए चिल्ला के कहती है अरे फैंग चैंग थोड़ा धीरे चलो। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना, उसने बहुत सारे प्लेट खाली कर लिए होते हैं और पेट भर के ठूस लिया होता है। और वो हंसते हुए कहता है अरे यार इस रेस्टोरेंट के बारबेक्यू सच में बहुत ज्यादा बढ़िया थे। और जो लीन होती है ना, उसकी तरफ देख के सोची होती है ये बस खाने में फोकस कर रहा है और मेरे से बात भी नहीं कर रहा। और ये सब वो सोच ही रही होती है कि तभी उनके साइड वाले टेबल में दो बंदे बीड़ी जलाले कर रहे होते हैं। और जो बीड़ी फूकने वाला बंदा होता है ना, वो कहता है क्या तुमने सुना है यहाँ के पास वाली जो स्ट्रीट है, वहाँ पे एक लड़की की जली हुई बॉडी मिली है? और बॉडी वाली बात को सुन के जो अपने एमसी और लीन का ध्यान होता है ना, उनकी तरफ चले जाता है। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैं उस सीन के पास गया था, वो जो बॉडी है वो खंबे में झूल रही थी। और जो पहला वाला बंदा होता है ना, कहता है कि हाँ ये कितनी ज्यादा ट्रेजिक है, उन लोगों को अभी तक नहीं पता कि आखिर ये सब क्या किसने। और तभी जो अपना एमसी होता है ना, उन दोनों की बातों को सुन के लीन से कहता है मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी जल के मरे थे, और जब मैं उसी तरह का सेम इंसिडेंट के बारे में सुन रहा हूँ तो मुझे कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है। तभी जो अपनी लीन होती है ना, वो कहती है चलो फिर जाके वहाँ पे देख के आता है। और उसके बाद वो दोनों अपने जगह से उठते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है ये सच में अशांति वाली वेव है, एक वेव के बाद दूसरी वेव। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक गली के अंदर, जहाँ पे खंबे में ना एक बॉडी उल्टी होके झूल रही होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे अपने एमसी और लीना पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हम उस बॉडी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से जल चुकी होती है। और जो लोग होते हैं ना, उसको देख के बात कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है इस यार ये बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। और जो दूसरा होता है वो कहता है कि अरे यार ये मर्डरर कितना ज्यादा क्रूएल है, इसने इस बॉडी को उल्टा टांग दिया खंबे पे। जो अपना एमसी होता है ना, वो कह रहा होता है लगता है कि जो मर्डरर है उसने लोगों को शॉक करने के लिए और पैनिक करने के लिए जानबूझकर इस लाश को रास्ते पे जला दिया। और ये सब अपना एमसी कह ही रहा होता है कि तभी जो लीन होती है ना, उसको कुछ नोटिस होता है और वो कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ। और हम देखते हैं वो जो बॉडी होती है ना, जो लटक रही होती है, उसके सर पे कोई तो सिंबल होता है, जिसको देख के जो अपनी लीन होती है ना, वो कहती है अपने एमसी से अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये पैटर्न जो कि बॉडी के माथे पे है, ये तो सिंबल है डेविल चर्च का। और जो अपना एमसी होता है ना, उसकी बातों को सुन के शॉक हो जाता है और कहता है क्या डेविल चर्च? मैंने इसके बारे में ऑनलाइन पे इन्फॉर्मेशन देखा है
और इसमें कहा गया है ये एक ऐसा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डीमन के एक ग्रुप ने बनाया है। और अपने एमसी की बातों को सुन के जो लीन होती है वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, बहुत सारे सिविलियंस के मरने का कारण डीमन चर्च से रिलेटेड है ऐसा कहा जाता है। और उनमें से ज्यादातर मेंबर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के डीमंस हैं और वो हमेशा अपने ऑपरेशन को करने के बाद एक आंख का पैटर्न बना के चले जाते हैं। और अपने लीन की बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है, मेरे जो पेरेंट्स थे वो स्ट्रीट पे जल के मर गए थे सालों पहले, और अभी फिर से दोबारा लोगों की बॉडी जल के मिल रही है स्ट्रीट पे। और इन दोनों सुरागों को एक साथ जोड़ने के बाद जो ट्रूथ है वो और भी ज्यादा क्लियर हो गई है। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उनके पीछे ना कोई बंदा आता है जिसके पैर दिखाए जाते हैं, और हम उस बंदे को देखते हैं जिसके सर पे ना वही वाला पैटर्न होता है और उसके हाथ में एक बैग होता है। और उसके बाद वो जो बंदा होता है ना उस बैग को नीचे गिरा देता है, और तभी जो अपना एमसी होता है उसको कुछ महसूस होता है और वो पीछे देखता है, और हम देखते हैं वो जो बैग होता है ना जिसको उस बंदे ने गिराया होता है उसमें अचानक से आग लग जाती है। और देखते ही देखते वो जो आग होती है ना वो फैलने लगती है, और उसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो लीन के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि भागो यहाँ से। और हम देखते हैं वो जो आग होता है ना उसको देख के बाकी सारे के सारे लोग भागने लगते हैं। और अपना एमसी देखता है कि जो आग है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और जो लोग हैं ना उससे बच नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग ना उसके अंदर जल के मर रहे हैं और दर्द से चिल्ला रहे हैं। और इन सबको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो लीन से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ आर्सोनिस्ट के पीछे। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वहां से भागने लगता है सीधे उस बंदे के पीछे जिसने उस आग को लगाई होती है। और उस बंदे को जैसे ही पता चलता है ना उसका पीछा कोई कर रहा है, वो पीछे पलट के देखता है, लेकिन उसके देखने तक अपना एमसी वहां पे पहुंच चुका होता है और उसको पकड़ के कहता है, आखिरकार तुमको यहाँ पे किसने भेजा। और वो इतना जैसे ही बोलता है ना उस बंदे की भाई बॉडी में आग जलना चालू हो जाती है, और वो देखते ही देखते वो जो बंदा होता है ना पूरी तरह से आग में जल जाता है और जल के राख हो जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है, आखिरकार ये कैसे लोग हैं, ये सरेंडर करने के बजाय सुसाइड करना पसंद कर रहे हैं। आखिरकार ये डीमन चर्च किस तरह का एग्जिस्टेंस है, ये ऐसे आर्सोनिस्ट को बना रही है जो कि खुद के लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इधर सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पे लीन आ जाती है और कहती है ये बस एक पपेट था और जो असली अपराधी है वो कहीं और भी छुपा होगा। और जो अपना एमसी होता है उसकी बात को सुन के कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और शायद यहाँ पे एक से ज्यादा पपेट होंगे जैसे कि ये है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे आग लग चुकी थी, वहाँ पे बहुत सारे बंदे मर चुके होते हैं और उनको जो फायर फाइटर्स होते हैं ना उनकी बॉडी को उठा के ले रहे होते हैं, और उनकी बॉडी को ना 3 लोग देख रहे होते हैं। और उनमें से जो पहला बंदा होता है ना बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने फोन से वीडियो बना रहा होता है और कहता है बिल्कुल भी पैनिक मत करो, कुछ भी होता है तो एक छोटी सी वीडियो बनाओ और ऑनलाइन पोस्ट कर दो। और जो दूसरा बंदा होता है ना वो हंसते हुए कहता है कि देखो यार कितने ज्यादा कचरे यहाँ पे जल के मर चुके हैं, और ये जले हुए मीट की सेंट। और इन दोनों की इसी बकवास बातों को सुन के उनके साइड में जो लड़की होती है ना उनको चिल्ला के कहती है, आखिरकार तुम लोग इतनी ज्यादा हार्टलेस बातें कैसे कर सकते हो। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन दोनों को चिल्ला के कहता है, यहाँ पे देखना बंद करो और यहाँ से जल्दी से निकलो, और केयरफुल रहना, जो किलर है वो कभी भी इस सीन में दोबारा आ सकता है। हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर के आने से ना वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और उनकी पूरी फट जाती है। और उसके बाद हम वापस अपने एमसी और लीन को देखते हैं जो कि दोनों खड़े होकर उन बॉडीज को देख रहे होते हैं। और जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है लीन से, चलो बढ़िया है कि जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे जल्दी आ गई। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने लीन के कंधे को पकड़ता है और कहता है कि कल मैं हंटर यूनियन पे जाऊंगा और ताई को ढूंढूंगा, उसको जरूर इस जलने वाले इंसिडेंट के बारे में सच्चाई पता होगी, इसलिए प्लीज तुम जाके मेरे लिए स्कूल से ना छुट्टी ले आना। तो उसकी बात को सुन के जो अपनी लीन होती है वो कहते हैं कि ठीक है फाइन मैं कर लूंगी। और उसके बाद वो सोच रही होती है क्या सच में फेंग चैंग लास्ट तक इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जो डीमन चर्च है वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगजू सिटी के हंटर यूनियन के बिल्डिंग को जिसके अंदर ना 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ अपने एमसी और ताई होते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं, और जो ताई होता है वो कहता है इतना भी बुरा नहीं है बच्चे, और उसके ऊपर सीधे हमला करता है जिसको कि जो अपना एमसी होता है ना वो डॉज कर लेता है। और जो ताई होता है ना उसको देख के हंसते हुए कहता है, अरे बढ़िया, जब तुम एनिमी के लेफ्ट हैंड को डॉज कर लो तो तुम केयरफुल रहना एनिमी के राइट हैंड के पंच से। और उसको सीधे ना अपने राइट हैंड से एक पंच मारता है जो कि सीधे अपने एमसी को लगता है। और उसके बाद वो अपने एमसी से कहता है याद रखना एक सोल्जर कभी भी धोखे से नहीं थकता। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट खत्म हो चुकी होती है, और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मैं हार गया। और जो ताई होता है ना उसको एक सोडे का कैन देता है और उसको कहता है आखिर तुम आज इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों थे, क्या कोई चीज तुमको परेशान कर रही है। और जो अपना एमसी होता है ना अपने सोडे के कैन को खोलता है और ताई से कहता है कल रात को सिटी के अंदर एक आंसू वाला इंसिडेंट हुआ था, तुम तो इसके बारे में जानते होगे राइट। और जो अपना ताई होता है ना वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में जानता हूँ, जो मेथड यूज हुआ था इस आंसू इंसिडेंट पे इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो फ्लेम डीमन है जिसने 5 साल पहले सिटी को आग लगा दी थी। और जैसे अपना जो एमसी होता है ना 5 साल पहले सिटी में आग लगाने की बात सुनता है वो पूरा शॉक हो जाता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना सीधे खड़े हो जाता है और अपने ताई से कहता है चेयरमैन प्लीज मुझे फ्लेम डीमन के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ बताइए। और जो ताई होता है ना इसको इस तरह से हरकत करते हुए देख के पूरा शॉक हो जाता है और कहता है कि हाँ। और जो अपना एमसी होता है ना उसको गुस्से से कहता है 5 साल पहले मेरे जो पेरेंट्स थे वो फ्लेम डीमन के हाथों मारे गए थे,
और मैं कसम खा रहा हूँ मैं तब तक चैन पे नहीं बैठूंगा जब तक मैं फ्लेम डीमन से अपने पेरेंट्स का बदला ना ले लूं। और अपने एमसी को इस तरह से गुस्सा देके जो ताई होता है ना, और उसको कहता है जबकि तुम इतने ज्यादा कंफर्म लग रहे हो तो मैं तुमको बता ही देता हूँ। और उसको बताने लगता है 5 साल पहले आसो अटैक में 150 लोगों को मारने के बाद जो फ्लेम डीमन है वो डेविल चर्च के आड़ पे एब्रॉड में अंडरकवर हो गया, और ये 5 साल वो एब्रॉड में रहा, और इन 5 सालों में वो 10 आसो केस का कारण बना, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो गई सी क्लास पे। और 5 साल के बाद वो यहाँ पे वापस आ गया, और ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ही ज्यादा चालाक हो चुका है, इसलिए उसको पकड़ना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने बोरिया बिस्तर पकड़ के ना वहां से जाने लगता है, और वो ताई से कहता है फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पे भी छुपे, लेकिन मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और उसको टुकड़ों में काट डालूंगा, और इस दौरान मैं जो फ्लेम डीमन है उसको ट्रैक करूंगा और अपने खुद से प्रैक्टिस करूंगा और एक सी क्लास का हंटर बनने की कोशिश करूंगा। और अपने एमसी के मुंह से ये सब बातों को सुन के जो ताई होता है ना, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कहता है गुड बॉय, तुम बदला लेने के लिए कितने ज्यादा तगड़े हो। और वो सोच रहा होता है ये मेरे तारीफ के काबिल है। और उसके बाद वो अपने एमसी को बाय करता है और कहता है मैं तुमको स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो अपना एमसी होता है ना वो भी वहां से जाते हुए कहता है देन आप बस वेट करिए और देखिए सर। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिटी की तरफ, जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना एक वेपन हाउस के पास जाता है और वहां से कुछ हथियार लेके आता है, और वो सोच रहा होता है ये जो एक्सपीरियंस है इसकी डेस्टिनी एक मुश्किल बैटल है, इसलिए मुझे एडवांस में ही सप्लाईज और वेपन्स की जरूरत है ताकि मैं प्रिपेयर हो सकूं। और वो ये सब सोच के जा ही रहा होता है कि तभी उसको न्यूज में दिखता है, और वहाँ की जो न्यूज एंकर होती है ना वो डेली की हेडलाइन दे रही होती है, और वो कह रही होती है कि आजकल सिटी में बहुत ही ज्यादा आंसू इंसिडेंट हो रहे हैं। 13 स्ट्रीट, ईस्ट साइड बार, सेंट्रल हॉस्पिटल, ये 3 जगह है जहाँ पे आंसू अटैक हुए हैं, और इसके चपेट में जो लोग हैं उनका काउंटिंग 270 हो चुके हैं। इसलिए आपकी खुद की सेफ्टी के लिए ये कहा जा रहा है कि प्लीज जो क्राउड एरिया है वहाँ पे जाने के लिए अवॉइड करें। और ये न्यूज देखने के बाद जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे एक से ज्यादा आर्सोनिस्ट है, लेकिन जो न्यूज है वो बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कर रही, जो रास्ते हैं वो अभी भी लोगों से भरे हुए हैं, और मैं पक्का श्योर हूँ कि ये जो आर्सो इंसिडेंट है वो कंटिन्यू होते रहेंगे। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मेरा सबसे पहला मिशन है अपने आप को स्ट्रांग बनाना। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो दिल्ली कन्वीनियंस स्टोर में जाता है जहाँ पे उसकी दीदी काम कर रही होती है, और उसकी दीदी जैसे ही इसको देखती है ना वो कहती है फैंगचैंग आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है दीदी मैं कुछ टाइम के लिए बाहर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पे नहीं आऊंगा। और तभी उसकी बहन उसको कहती है तुम्हें अपनी सेफ्टी के ऊपर थोड़ा अटेंशन देना चाहिए, आजकल डीमन के अटैक कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है आप बस अपना ख्याल रखे, ये ऑर्डिनरी डीमन मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते। और तभी जो अपना एमसी होता है ना अपने झोले में से ना एक फोन बाहर निकाल के अपनी बहना को कहता है मैंने ये फोन खरीदा जब मैं शॉपिंग कर रहा था और ये आपके लिए। और उसकी जो बहन होती है ना उसको देख के कहती है हाँ क्या ही पैसों की बर्बादी है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको दे देता है और कहता है हाँ इसको ले लीजिए, और मैं आपके काम पे अभी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा दीदी। और जो उसकी दीदी होती है वो कहती है कि एनीवे थैंक यू फैंगचैंग। और जो अपना एमसी होता है ना वहां से चला जाता है, और अपने एमसी को जाते हुए देख के उसकी जो बहन होती है ना वो स्माइल करती है और वो सोच रही होती है फैंगचैंग पहले से और भी ज्यादा मैच्योर और आउटगोइंग हो चुका है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाए और अपना जो गोल है उसको बहुत ही जल्दी अचीव कर ले। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो सुबॉर्ब के एबेंडेंट टाउन की तरफ आया होता है, और वो सोच रहा होता है हंटर यूनियन के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जो एबेंडेंट टाउन है यहाँ पे डी क्लास के डीमन छुपे हुए हैं, और वो इवन सी क्लास के डीमन से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं कंपेयर करूँ जो मैंने पिछली बार सिटी रूइन को सर्च किया था उस प्लेस से ज्यादा ये प्लेस और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, और ये हंटिंग पैराडाइज है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसको ब्लड की स्मेल आती है, और वो कहता है ये फ्रेश ब्लड की स्मेल इस नेबरहुड में, ऐसा लग रहा है कि मैं डीमन हंटिंग जोन में पहुंच चुका हूं। और तभी हम देखते हैं एक डीमन आता है जिसके कि बहुत सारे पैर होते हैं, और वो सीधा अपने एमसी के पीछे की तरफ ना हमला कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको नोटिस कर लेता है और उसके हमले को ना डॉज कर लेता है और सीधे पीछे की तरफ आ जाता है। और हम देखते हैं उसका जो हमला होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, और अपना एमसी उसे संभला ही होता है कि तभी ना उसकी तरफ कोई तो सूरिकेन फेंकता है, जिसको जो अपना एमसी होता है ना वो देख लेता है, और वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे को ना अपनी जो तलवार होता है ना उससे ब्लॉक कर लेता है। और वो सोच रहा होता है ये एक सेकंड डीमन है, और हम देखते हैं उसके सामने ना एक और डीमन आ जाता है जिसके हाथ में ना सूरिकेन होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा। और हम देखते हैं उसके सामने ना दोनों के दोनों डीमन खड़े होते हैं, और अपना जो एमसी होता है वो कहता है एक फेस फाइटर और एक नाइट वॉल्कर वो भी एक साथ, मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। और उसके बाद अपनी जो स्वॉर्ड होता है ना उसको लेके तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। और तभी जो नाइट वॉकर होता है ना वो चिल्ला के कहता है प्रे, अपना जो सुरिकेन है ना सीधे अपने एमसी की तरफ फेंकता है, और हम देखते हैं उसने ना एक साथ ना 3 सुरिकेन फेंके होते हैं, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उन सारे के सारे जो सुरिकेन है ना उसको अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है, और वो ना साइड पे जाके गिरता है। और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये सारे के सारे सॉलिड डार्ट हैं। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो फेस फाइटर वाला डीमन होता है ना वो सीधे उसके पीछे से हमला करने आता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं उसने जहाँ पे हमला क्या होता है ना उस जाके जमीन फट जाती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं हो चुका होता है, और अपना एमसी उसे संभला ही होता है कि तभी जो अपना सुरिकेन वाला होता है ना
ना वो 2 सूरिकेन लेकर अपने एमसी के पीछे आ जाता है हमला करने के लिए। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको देख लेता है, अपने स्वॉर्ड से ना उसके सूरिकेन को ब्लॉक करता है, लेकिन उसका जो स्वॉर्ड होता है वो ही 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने उस टूटे हुए स्वॉर्ड को दूर फेंकता है और अपने एक हाथ में ना डीमन स्लेयर वाली पावर को ऑन करने लगता है। और उसको ऐसा होता है मैं डीमन स्लेयर वाली पावर को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन ऑर्डिनरी वेपन इनके सामने कुछ भी काम के नहीं है। और हम देखते हो जो 2 डीमन होता है ना वो अपने एमसी को इस तरह से करते हुए ना वो देख रहे होते हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मेरे कांटों का जरा टेस्ट तो चख लो। और उसके बाद वो अपने उसी हाथ को नीचे पटकता है जिससे बहुत सारे कांटे निकल के ना उस डीमन के पास आने लगते हैं। और हम देखते हैं अपने एमसी का ना आधा मुंह भी डीमन स्लेयर में चेंज हो चुका होता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना सीधे वहां से मतलब दौड़ के आता है पूरी तेजी से उनके पास। और जो अपना नाइट वॉकर होता है ना वो अपने दोनों हाथ में सुरिकेन पकड़ता है, सीधा अपने एमसी के पास फेंकता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको अपने हाथ से ही रोक लेता है और वो हंसते हुए कहता है हैंड ब्लेड उनको काट डालो। और हम देखते हैं वो जो सुरिकेन होता है ना उनको वापस उन्हीं की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं एक जो सुरिकेन होता है ना वो सीधे उस नाइट वॉकर के पास जाके लगता है, और जो दूसरा सुरिकेन होता है ना वो सीधे जाके वो जो फेस स्पाइडर वाला डीमन होता है ना उसका एक हाथ ही काट डालता है। और जो अपना एमसी होता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कीप गोइंग, ये मारने का सिलसिला मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। और उसके बाद वो अपने हाथ से ना टेंटिकल निकालता है और उन दोनों के दोनों जो डीमन होता है ना उनको पकड़ लेता है और सीधे उनको ना नीचे पटक देता है। और हम देखते हैं इस तरह उन दोनों की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग उठते और गुर्राते हैं। और जो स्पाइडर वाला डीमन होता है ना अपने मुंह से ना कोई धुआं छोड़ता है, और वो जो धुआं होता है ना वो अपने एमसी के चारों तरफ फैल जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो सोच रहा होता है कितनी ज्यादा स्टूपिड ट्रिक है ये जो धुआं है, इसे तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि मैं छुप के इनके ऊपर काउंटर अटैक कर सकूं। और हम तभी उन 2 मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने एमसी को धुआं के अंदर देख के ना वो लोग हंस रहे होते हैं और उसके पास जा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उस धुएं को चीर के बाहर आता है और जो स्पाइडर वाला डीमन होता है ना उसको 2 कट मारता है, जिससे जो स्पाइडर वाला डीमन होता है ना उसके भाई लिटरली 4 हिस्से हो जाते हैं। और ये सब देख के जो नाइट वॉकर होता है ना उसकी पूरी फट जाती है, वो पूरा डर से कांप जाता है और सीधे वहां से ना डर के मारे भागने लगता है। और उसको भागते हुए देख के जो अपना एमसी होता है ना वो सोच रहा होता है अगर तुम्हें अपने एनिमी के साथ डील करना है तो तुम्हें उन सबको मारना पड़ेगा। और उसके बाद अपना जो भाला होता है ना उसको उठाता है और सीधे उसकी तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं उसका जो भाला होता है ना सीधे वो जो नाइट वॉकर होता है उसके सीने को चीर डालता है और वो जो नाइट वॉकर होता है ना वहीं पे मर जाता है। और तभी अपने एमसी को ना वही आवाज दोबारा कहती है तुमने एक डीमन को मारा है जिसका नाम है नाइट वॉकर, और तुम्हें उसकी स्किल जो है डार्ट वो तुम्हें मिली है। और उसके बाद जो आवाज होती है ना वो फिर से कहती है तुमने एक ह्यूमन फेस स्पाइडर को मारा है और तुम्हें उसकी जो स्किल ब्लैक मिस्ट और एजिलिटी एनहांसमेंट मिली है। और ये सब सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है अरे यार इसने तो सच में मेरी एजिलिटी की जो एट्रीब्यूट है उसको बढ़ा दिया है, और कहने की जरूरत नहीं है मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी ना कोई तो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्ला के कहता है खरगोश का पीछा लोमड़ी कर रहा है, वो भी ये भी ना जाने कि उसका पीछा शेर कर रहा है। और जो अपना एमसी होता है ना जैसे ये आवाज सुनता है वो थोड़ा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पास ना कुछ लोगों का ग्रुप आ रहा होता है और उनमें से एक बंदा कहता है अच्छा तो तुम ही हो डीमन लॉर्ड जिसके बारे में न्यूज में बात की जा रही थी। और एक दूसरा बंदा होता है जो कि हाथ में स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है सबसे आगे, वो कहता है अपना शिकार हमें दे दो और तुम यहाँ से जाने के लिए फ्री हो, इसीलिए एक अच्छे लड़के बन के हमारी बात को सुन लो और हमें बिल्कुल ही फोर्स मत करो ताकि हम कोई एक्शन ले। और इनको देख के जो अपना एमसी होता है सोच रहा होता है ये सबसे ज्यादा बकवास टाइम है, मेरी आइडेंटिटी डिस्कवर हो चुकी है और मुझे अगर इससे बच के रहना है तो मुझे इस बैंडिट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छुटकारा पाना होगा। और उसके बाद उनको चिल्ला के कहता है अगर तुमको शिकार लेना है तो आके खुद से ले लो, जरा हम भी तो देखे आखिरकार तुम कर क्या सकते हो। और उसकी बातों को सुन के उनमें से एक बंदा कहता है तुम साले कमीने, तुम आखिरकार मुश्किल रास्ता क्यों चाहते हो। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अरे बस उसको मार दो ना, हमको एक एक्स्ट्रा बाउंटी भी मिल जाएगी। और ये लोग इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे ना धुएं के अंदर से कोई तो आता है और कहता है मैं ये स्मेल कर सकता हूँ। और उसकी बातों को सुन के ना अपने एमसी और वो लोग दोनों ही चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं उस धुएं के अंदर से ना कोई डीमन होता है जो कि अपना बाइक लेके आता है और वो कहता है मैं स्लेटर की फ्रेगनेंस बिल्कुल स्मेल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उसके एक हाथ में ना स्वॉर्ड होता है और उसके बाद वो सीधा अपने बाइक के साथ उनके ऊपर जंप करता है। और उसको देख के वो जो बैंडिट्स होते हैं ना वो लोग बात कर रहे होते हैं आखिरकार ये किस तरह का डीमन है, यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन तभी वो जो डीमन होता है ना अपने ब्लेड से उनको भाई कई टुकड़ों में काट डालता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो भी पूरा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं वो डीमन जो होता है ना वो हंसते हुए कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है 4 डी क्लास के हंटर को उसने एक ही ब्लो में मार डाला, ये कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो डीमन होता है ना वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एरोगेंट डीमन स्लेयर एक ह्यूमन टीनेजर के बॉडी में जाएगा। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसको पूछता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता कि मेरी बॉडी के अंदर एक डीमन है। और उसकी बातों को सुनकर वो जो डीमन होता है कहता है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आखिरकार मैं क्या हूँ, सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे अंदर डीमन स्लेयर है और तुम्हें शायद नहीं पता कि एक टाइम पे कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। और जो अपना एमसी होता है उसको कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। और तभी वो जो डीमन होता है वो कहता है हाँ
तुम्हें इसके होस्ट के रूप में तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपने प्रीवियस लाइफ पे और डीमन वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो इनविंसिबल था। अगर वो किसी स्नीक अटैक से नहीं मरा होता तो बरसों तक खुशी से रहता। और वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है उसको चिल्ला के पूछता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे डीमन स्लेयर की पावर को लेने आए हो? और जो डीमन होता है ना वो स्माइल के साथ कहता है, हाँ वही है जो मुझे चाहिए। लेकिन उसकी बातों को सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना वो अपना डार्ट वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और एक हाथ में सूरिकेन और एक हाथ में ब्लेड निकालता है और उसको कहता है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं अपने डीमन को मारने वाली एबिलिटी तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता। और उसकी बात सुनकर वो जो डीमन होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम बस डी क्लास के हो, आखिरकार तुम इसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? और उसके बाद वो अपने बाइक को स्टार्ट करता है और अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके सीधे तेजी से अपने एमसी के पास आने लगता है और कहता है, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो, तुम डीमन स्लेयर की पावर को वॉन करने के बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। और इतना कहते ही वो सीधा अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है। और वो जो डीमन होता है उसको कहता है, रिएक्शन स्पीड बहुत ही अच्छी है तुम्हारी। और उसके बाद वो फिर से अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको भी डॉज कर लेता है। और तभी उसके मन में जो आवाज होती है ना वो फिर से कहती है, एक सी क्लास का एनिमी डिटेक्ट हुआ है, तुम्हारी फुल फॉर्म एक्टिवेट हो रही है। और हम देखते हैं अपना एमसी जो होता है ना उसका फुल डीमन स्लेयर वाला जो फॉर्म होता है ना एक्टिवेट हो जाता है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना वो चिल्ला के कहता है, रुक जाओ यहीं पे। और अपना जो सूरिकेन होता है ना सीधे उस डीमन की तरफ फेंकता है, लेकिन वो जो डीमन होता है ना अपने स्वॉर्ड में उसको पकड़ लेता है और उसको घुमाने लगता है। और वो हंसते हुए कहता है, तुम सच में लड़ाई के अंदर इस तरह की फालतू की चीज यूज कर रहे हो? और उसके बाद ना उसको उसी की तरफ फेंक देता है और कहता है, तुम अपने आप में ही कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उस सूरिकेन को अपने टेंटिकल से रोक लेता है और उसको अपने टेंटिकल से घुमाने लगता है और वापस वो सूरिकेन ना उसी डीमन की तरफ फेंक देता है। भाई ये लोग ना कैच कैच खेल रहे होते हैं। और तभी वो जो डीमन होता है वो देखते हैं कि भाई सूरिकेन उसके पास दोबारा आ रही है और वो थोड़ा शौक हो जाता है, लेकिन उसको ठीक से डॉज नहीं कर पाता। और वो जो सूरिकेन होता है ना उसके मुंह को टच करके निकल जाता है और हम देखते हैं उसके मुंह पे ना एक कट लग जाता है। और तभी वो जो डीमन होता है वो हंसते हुए कहता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम मुझे हर्ट करने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। और वो पूरी तेजी के साथ अपने एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। और जो अपना एमसी होता है ना वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो जो डीमन होता है ना अपने एमसी को एक स्लैश मार देता है। और जो अपना एमसी होता है ना उसको देख के सोच रहा होता है, ये कितना ज्यादा फास्ट स्लैश था। अच्छा तो ये होती है वो फीलिंग एक डीमन बॉडी के ब्लीडिंग की। और हम देखते हैं उसके सीने में ना एक बहुत बड़ा कट लग चुका होता है और उससे खून निकल रहा होता है। और तभी वो जो आवाज होती है वो कहती है, एनिमी का जो डेंजर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए बॉडी की जो फुल पोटेंशियल है उसको टेम्परली अनलीज की जा रही है। और तभी हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना वो हंसते हुए कहता है, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और हम देखते हैं अपना एमसी का जो बॉडी होता है ना वो पूरी तरह से रेड और डार्क कलर की ऑरा से भर चुकी होती है। और वो सोच रहा होता है, मेरे बॉडी से डीमन स्लेयर की पावर एक फ्लेम की तरह इग्नाइट हो रही है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना बहुत ही ज्यादा खौफनाक स्माइल देता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। और वो सोचा होता है ये फीलिंग कितनी ज्यादा एक्साइटिंग है। और वो जो डीमन होता है ना जैसे अपने एमसी को इस रूप पे देखता है ना वो पूरा शॉक हो जाता है और वो कहता है, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है? इस बंदे की पावर अचानक से इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो रही है? और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डीमन बन चुका होता है और उसके अंदर की वो जो आवाज होती है ना उसको बार बार कह रही होती है, मारो 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 मारो। और यही करके वो बस दोहरा रही होती है। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो अपने मन में चिल्ला के उसे कहता है, तुम साले चुप रहो, मुझे तुम्हारे रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको अपने आप से हैंडल करूंगा। और सीधे वहां से जंप करके ना पूरी तेजी के साथ अपने डीमन के पास आने लगता है। और वो डीमन इससे पहले कुछ समझ पाए अपना एमसी उसके पास पहुंच चुका होता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्माइल देके सीधे उसके ऊपर अपनी जो ब्लेड है ना उससे हमला कर देता है और उसके सीने में एक बहुत बड़ा कट लगा देता है। और उसके हमले का जो इम्पैक्ट होता है ना उससे वो जो डीमन होता है ना बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को नीचे रख के वहां से उठता है और उसको चिल्ला के कहता है, तुम साले कमीने, ये बिल्कुल भी माफ करने के लायक नहीं है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो तो भाई पूरी पागलों की तरह हंस रहा होता है और कहता है, लड़ाई तो अभी बस स्टार्ट हुई है। और उसके बाद वो सीधे जाकर उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जो डीमन होता है ना अपने स्वॉर्ड से उसको ब्लॉक करता है और उसको थोड़ा दूर हटा देता है। और उसके बाद सीधे उससे लड़ने लगता है और उसको कहता है, तुम एक नाइट हाउस के तलवार के साथ लड़ने के वर्दी हो। और हम देखते हैं वो दोनों भाई पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो तो भाई हर टाइम पे बस पागलों की तरह हंस रहा होता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है अपना जो पावर का प्रेशर होता है ना उसके स्वॉर्ड के ऊपर लगाने लगता है और उसको बहुत दूर हटा देता है। और इसको देख के वो जो डीमन होता है ना वो सोच रहा होता है, ये बंदा एक पागल इंसान की तरह है, वो भी एंडलेस स्ट्रेंथ के साथ। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है ना वो हंसते हुए सोच रहा होता है, टेंटिकल थॉर्न्स फ्यूजन समन। और हम देखते हैं जब इनके अंदर से ना बहुत सारे टेंटिकल निकलते हैं और उस डीमन को सीधे पकड़ लेते हैं। और ये सब देख के वो जो डीमन होता है ना वो चिल्ला के कहता है, तुम साले घटिया कमीने। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, तुम बस एक चॉपिंग बोर्ड में पड़े हुए एक मीट के टुकड़े हो, इसे तुम्हें घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सीधे उस डीमन की तरफ दौड़ के जाता है। और अपने एमसी को इस तरह से उसके पास आता हुआ देख के वो अपने मन में सोच रहा होता है, लकीली मेरे पास एक ट्रिक है। और वो अपने मन में बुलाता है चेरियट।
और इतना कहते ही उसकी जो बाइक होती है ना वो सीधे उसके पास आने लगती है और हम देखते हैं उसके बाइक के ना दोनों तरफ ना 2 ब्लेड्स निकल जाते हैं और वो सीधे अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उससे डॉज कर लेता है। लेकिन वो जो बाइक होती है ना वो एक्चुअली अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आई होती, वो सीधे जाती है और अब वो जो टेंटिकल्स होते हैं ना जिन्होंने उस डीमन को पकड़ रखा था उसको काट देती है। और उससे छुटकारा पाने के बाद वो जो डीमन होता है ना वो हंसते हुए कहता है, जब बात स्ट्रेंथ की आती है तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैं अनबीटेबल हूँ। और उसको ऐसे हंसते हुए देख के जो अपना एमसी होता है उसको कहता है, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गई इस तरह से खुश होना। और वो यूज करता है ब्लैक मिस्ट और हम देखते हैं वो काला धुआं उसके चारों तरफ आ जाता है उस डीमन के। और वो जो डीमन होता है ना वो कहता है कि क्या धुएं का अटैक। और उसके बाद तो अपने बाइक से चिल्ला के कहता है, चैरियट मुझे बचाओ। और उसकी जो बाइक होती है ना वो सीधा अपने एमसी की तरफ जाने लगती है और जो अपना एमसी होता है ना अपने एक पैर को आगे रखता है और वो यूज करता है एजिलिटी इन्हांसमेंट। और हम देखते हैं उसके पैर की जो हड्डी होती है ना उसमें ताकत आ जाती है और वो सीधे उस बाइक के सामने से जंप करके उसको डॉज कर लेता है। और उस सोचा होता है ये आखिरी मूव ये डिसाइड करेगी कि ये सक्सेस है या फेलियर है। और हम उस डीमन को देखते हैं जिसकी आंखों में ना उसको अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसके ऊपर 2 स्लैश लगा लेता है और वो जो डीमन होता है वो कहता है, तुम साले कमीने, तुम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और हम देखते हैं उसकी बॉडी से ना बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और उसके बाद वो सीधे नीचे गिर जाता है और वो अपनी तलवार को धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। और वो सोचा होता है, मैं अपनी तलवार के हैंडल को भी पकड़ नहीं पा रहा। क्या यही होता है हार? क्या ऐसी होती है हार की फीलिंग? एनिमी के हाथों डिफीट होना एक नाइट के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और उसके बाद वो अपने एमसी से कहता है, लड़के मुझे बस मार डालो। और उसकी बात सुन के जो अपना एमसी होता है उसको कहता है, अगर तुम जल्दी से मरना चाहते हो तो मुझे डोंगजो सिटी के इन्फर्नो के बारे में बताओ। और अपने एमसी के मुंह से इन्फर्नो सुन के वो जो डीमन होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचा होता है, इन्फर्नो। और तभी जो अपना एमसी होता है उसको बताता है कि जो इन्फर्नो है वो हाल ही में सिटी के अंदर ना बहुत ही ज्यादा हलचल पैदा कर रहा है, तुमने तो इसके बारे में सुना ही होगा। और वो जो डीमन होता है वो कहता है, हाँ ऑफकोर्स मैं इसके बारे में जानता हूँ। जो इन्फर्नो है वो डेविल चर्च के एलाइट कल्टिवेटर है। हालांकि हम दोनों के दोनों ही सी क्लास के हैं लेकिन हम दोनों के बीच में जो पावर का गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या सी क्लास में भी डिफरेंस? और तभी जो डीमन होता है वो कहता है, जो इन्फर्नो होते हैं वो सी क्लास के मिडिल रैंक के डीमन है और जबकि मैं बस एक लो क्लास का हूँ। अगर तुम्हें इन्फर्नो को डिफीट करना है तो ये आसमान में पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या आसमान में पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत ही बड़े लूजर हो और तुम कितनी ज्यादा यूजलेस बातें बोल रहे हो। जब मैं वीक हुआ करता था तब मुझे हर कोई बुली करता था और मुझे बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता था, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैं बस प्रैक्टिस करता रहा और मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया ताकि मैं सारे के सारे जो एनिमी है उसको डिफीट कर सकूं। और अगर मैं अभी बस एक सी क्लास के डीमन से डर गया तो आखिरकार मैं किस तरह का डीमन हंटर हूँ। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि इन्फर्नो कौन है, उसको मरना पड़ेगा। और इसकी बातों को सुन के जो अपना डीमन होता है ना वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और सोच रहा होता है ये कितना ज्यादा एम्बिशियस है। और उसके बाद वो अपने एमसी से कहता है, मैं ऑलरेडी एक यूजलेस लूजर हूँ जिसका कोई प्राइड नहीं बचा और मैं तुम्हारे जैसा बनने से बहुत ही ज्यादा दूर हूँ, इसलिए तुम बस मुझे मार डालो। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है उसे कहता है, एक लूजर को मारना बस मेरे हाथों को ही गंदा करेगा। और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है और वो जो डीमन होता है एक स्माइल देता है और उसको कहता है, अगर ऐसी बात है तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस लूजर से तुम ये गिफ्ट ले लो। और इतना सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना उसके पैर रुक जाते हैं और वो पीछे पलट के देखते हैं और वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये किस गिफ्ट की बात कर रहा है। और हम तभी देखते हैं जो डीमन होता है ना वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा होता है और वो अपने एमसी से कहता है, मैं सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ, इसलिए ये बेहतर होगा कि मेरी जो आखिरी लाइफ फोर्स है उसको छोड़ के मैं तुम्हें अपनी पावर दे दूं। और उसकी बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है ना वो थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना उसकी सारी की सारी पावर ना आसमान में इकट्ठी होने लगती है। और उसके बाद जो अपना डीमन होता है वो अपने एमसी से कहता है, फ्यूचर में तुम्हारे स्ट्रांग बनने का जो रास्ता है उसका मुझे विटनेस बनने दो। और हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना उसकी पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है ना वो एक स्वॉर्ड का फॉर्म लेने लगती है और एक पूरी तरह से स्वॉर्ड बन जाती है। और उसको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने हाथ को आगे करता है और वो जो स्वॉर्ड होती है ना वो सीधे अपने एमसी के हाथ में आ जाती है। और उसको पकड़ने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है और सोच रहा होता है वो सच में एक मैजिक स्वॉर्ड में चेंज हो गया। और मैं जैसे ही इस तलवार की जो हैंडल है उसको पकड़ रहा हूँ वैसे ही मुझे एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ एक हो चुका हूँ। ये सच में एक वेपन बनने के काबिल है जिसने कि अपनी आखिरी लाइफ फोर्स को दे दिया है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके अंदर से वो जो आवाज होती है ना वो हंसते हुए कहती है, फेंग चेंग तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने दुश्मन का ब्रेन वॉश कर लिया और तुम्हें फ्री में एक वेपन भी मिल गया। और हम देखते हैं उसका जो सीना होता है ना उससे कुछ निकलने लगता है और उसको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो सोचा होता है आखिरकार कैसे ये जो डीमन स्लेयर है जो कि यूजुअली एक ऐसे एआई प्रोग्राम की तरह बात करता है जिसके पास कोई इमोशन नहीं है, वो सडनली एक ह्यूमन टोन में बात कर रहा है। और हम देखते हैं तभी वो जो आवाज होती है ना फिर से कहती है,
फाइनली मैं ताजी हवा के लिए बाहर आ सकता हूँ। और हम देखते हैं वो जो चीज होती है जो अपने एमसी के सीने से बाहर आ रही होती है वो और भी ज्यादा तेजी से बाहर आने लगती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार आखिरकार ये क्या है। और हम तभी देखते हैं वो जो चीज होती है ना वो बाहर आके एक परछाई का रूप लेने लगती है और इसके जो पंख होते हैं ना वो भी निकल आते हैं। और हम देखते हैं कि वो अपना जो डीमन स्लेयर होता है ना उसका छोटा वाला वर्जन होता है और वो अपने एमसी को हंसते हुए कहता है जब तुम मुझे देखते हो तो मेरे सामने अपने घुटने टेक के मेरी पूजा क्यों नहीं कर लेते। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता और उसको देख के कहता है क्या डीमन स्लेयर का एक छोटा वाला वर्जन, क्या ये कोई पेट वाला फॉर्म है। और ये सुनते ही जो अपना डीमन स्लेयर होता है ना पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये बकवास क्या कर रहा है। और उसके बाद उसको जैसे ही रियलाइज होता है ना कि अपना एमसी उसको इज्जत ही नहीं दे रहा और उसको गुस्से से चिल्ला के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की, और इसके अलावा मैं डीमन लॉर्ड्स का किंग हूँ, कोई पेट नहीं। और तभी जो अपना एमसी होता है उसको कहता है अच्छा तो तुम डीमन स्लेयर की ट्रू फॉर्म हो। और उसकी बातों को सुन के जो डीमन स्लेयर होता है वो खांसते हुए कहता है हाँ तुम इस तरह से कह सकते हो, लेकिन अगर मैं तुमको साफ तौर से कहूँ तो मैं एक सोल बॉडी हूँ, लेकिन तुम्हारी जो नफरत की एनर्जी है उसने मुझे सीधे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया और मुझे ऐसा फील करवाया कि मैं तुमको अपने होस्ट की तरह ट्रस्ट कर सकता हूँ। और जब तक तुम डीमंस को मारते रहोगे तब तक मैं उनकी जो डेथ ब्रेथ है उसको एब्सॉर्ब करके अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको वापस से रीगेन कर सकता हूँ। और वो अपने एमसी को देख के सोच रहा होता है डीमंस को मारना एक अच्छा प्लान है, लेकिन अगर तुमको जल्दी से स्ट्रांग होना है तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है मुझसे कोऑपरेट करने के अलावा, इसीलिए अगर मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूं तो ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है उसे कहता है चलो फिर एक साथ कोऑपरेट करते हैं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं इन्फर्नो को मार सकूं। और ये सुनते ही जो अपना डीमन स्लेयर होता है ना वो एक स्माइल देता है और कहता है बस मिनियंस को मारना ही काफी नहीं है, हम डीमन चर्च को ही उखाड़ के फेंक देंगे जिससे कि वो जुड़ा हुआ है। और उसको इस तरह से बोलते हुए देख के जो अपना एमसी होता है उससे पूछता है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, क्या तुम्हारा डीमनिंग चर्च पे कोई ग्रज है। और जो अपना डीमन स्लेयर होता है ना वो कहता है डीमन चर्च के खिलाफ मेरे ग्रज से भी कहीं ज्यादा कुछ है। जो हाईएस्ट लीडर है डीमनिक चर्च का जिसको कि पोप कहा जाता है उसी ने एम्बूस करके मुझे मारा था। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या पोप डीमनिक चर्च का। तभी जो अपना डीमन स्लेयर होता है ना वो कहता है अगर मैं स्टिल अभी भी पीक में होता तो जो डीमन रियलम है और ह्यूमन वर्ल्ड है वो कभी भी उसके रूल के अंडर नहीं आते। तभी जो अपना एमसी होता है उससे पूछता है तो आखिरकार ये डीमनिक चर्च का जो पोप है वो एग्जैक्टली है कौन। इसके बारे में कुछ रूमर्स तो हैं लेकिन जो डीमन चर्च है वो ज्यादा जानते हैं लोग। और तभी जो डीमन स्लेयर होता है वो कहता है तुम बस इतना जान लो कि ये बस एक इंस्टिगेटर है बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज का। हाँ एनीवे इसको जाने देते हैं, पहले हम अपनी डील कर लेते हैं। मैं तुम्हारी एबिलिटी को इनहांस करने में और इन्फर्नो को मारने में मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करोगे डीमन चर्च को उखाड़ फेंकने में। और उसकी बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है ना पूरा शॉक हो जाता है और कहता है क्या डीमन चर्च को उखाड़ फेंकना है। और अपने एमसी को इस तरह से चौंकते हुए देख के जो अपना डीमन स्लेयर होता है ना वो हेकड़ी मारते हुए कहता है क्या तुम डर चुके हो। हाँ नॉर्मली मेरी तरह आउटस्टैंडिंग जो डीमन होते हैं ना वही इस तरह की चीजों को करने का हिम्मत रखते हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है जब तक टाइम ठीक चल रहा है तब तक डीमन चर्च को उखाड़ फेंकने में आखिरकार क्या ही गलत है। और ये सुनते ही जो अपना डीमन स्लेयर होता है ना पूरा खुश हो जाता है और कहता है गुड बॉय तुम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो और इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि डीमन स्लेयर को इस तरह से अपनी तारीफें करता हुआ सुन के ना वो सोच रहा होता है वो क्लियरली एक छोटा सा जानवर लग रहा है फिर भी वो अपने आप को आउटस्टैंडिंग होने का दावा कर रहा है। और अपने एमसी को इस तरह से सोचता हुआ देख के जो अपना डीमन स्लेयर होता है ना वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और अपने एमसी को गुस्से से पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो। और जो अपना एमसी होता है कहता है अरे अरे नहीं तो नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो सोच रहा होता है क्या इसके पास माइंड रीडिंग की एबिलिटी है, अगर इसको पता कैसे चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो डीमन स्लेयर से कहता है ऑलराइट अभी बात करना बंद करते हैं, यहाँ आसपास और भी डीमन होंगे इसलिए उनको मारना कंटिन्यू करते हैं। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं जो डीमन की बाइक होती है ना वो सीधा अपने एमसी के पास आके रुक जाती है। और इसको देख के जो अपना डीमन स्लेयर होता है वो अपने एमसी से कहता है ऐसा लग रहा है मैजिकली इनहांस मोटरसाइकिल जो है वो तुमको अपने मास्टर की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहती है। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उस बाइक के हैंडल को पकड़ता है और कहता है अगर ये बात ऐसी है तो तुम्हारा स्वागत है। और वो उसके ऊपर बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है ये पहली बार है जब मैं किसी व्हीकल को देख रहा हूँ जो कि एनर्जी से भरी हुई है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना फुल स्पीड में अपनी बाइक भगाने लगता है और जो डीमन स्लेयर होता है ना वो भी उसके पीछे उड़ के आ रहा होता है। और जो अपना एमसी होता है उसे कहता है इसे पाके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और उसके बाद तो अपनी जो बाइक होती है ना और भी तेजी से भगाने लगता है। और हम तभी देखते हैं उसको बाइक से आते हुए ना कुछ डीमन देख रहे होते हैं और अचानक से बाहर आते हैं और सीधे ना अपने एमसी के ऊपर जंप कर देते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उनको देख लेता है और बाइक के पीछे से अपनी जो स्वॉर्ड होती है ना उसको बाहर निकालता है और सीधे एक बहुत बड़ी स्लैश मारता है जिससे वो सारे के सारे जो डीमन होते हैं ना वो एक ही बार में भाई कट जाते हैं। और हम देखते हैं इसी तरह से अपना एमसी भाई हर किसी को काटते हुए जा रहा होता है। और जो डीमन स्लेयर होता है ना वो तो भाई उसके पीछे ना उड़ उड़ के अपने बुक पढ़ रहा होता है और कहता है जो हार्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा डिसेंट है, यहाँ पे बस डी क्लास के घूल्स हैं जो उनमें से हर कोई बस तुम्हारे जो एजिलिटी एट्रीब्यूट्स है उसको ही एनहांस कर रहा है। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना खुश हो जाता है और कहता है हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ
तो चलो फिर एक छोटा सा गोल सेट करते हैं। हम ये जो एबेंडन टाउन है इसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे और उसके बाद वो दोनों के दोनों ना पूरे के पूरे टाउन के मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद हम 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपने एमसी के स्कूल पे जो लीन होती है ना वो चुपचाप बैठ के विंडो की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है आखिरकार फेंगचेंग अभी तक स्कूल में रिटर्न क्यों नहीं आया। उसका जो फोन है वो भी इस पूरे के पूरे टाइम ऑफ था। हाँ, मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि वो कोई लापरवाही का काम ना करे और अकेले इन्फर्नो डीमन के साथ रिवेंज लेने के लिए ना जाए, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है अभी। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगजुआन टाउन की तरफ जहाँ पे कोई अपनी बाइक दौड़ा के आ रहा होता है और उसकी बाइक के पीछे ना एक पोटली भी होती है और हमें पता चलता है ये अपना एमसी है जो कि डीमन स्लेयर के साथ टाउन के अंदर आ रहा होता है और वो सोचा होता है डोंगजुआन टाउन मैं वापस आ गया। और हम देखते हैं वो एक स्माइल देता है और वो सोचा होता है लेम डीमन तुम बस मेरे रिवेंज का वेट करो। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो यार, ये वाली जो वीडियो है वो एक रिकैप वीडियो है, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है ये मैं ऑलरेडी बहुत महीने पहले अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन तब इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आए थे और बहुत लेट से आ रहे थे, इसलिए मुझे ये जो सीरीज है इसको क्विट करना पड़ा। लेकिन अगर इस वाली वीडियो में अच्छा सपोर्ट आता है तो मैं इस सीरीज को आगे जरूर कंटिन्यू करूंगा। और क्या यार, और कुछ कहने को नहीं बचा। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को